भी कुछ तथाकथित बौद्धिक लोग ये कह सकते हैं, सब क्यों चिल्लाते हो, क्यों चिल्लाते हो? इस पर भी एक छोटी सी टिप्पणी सुनिए। एक बकरे ने, एक कुत्ते ने उससे कहा, मुर्गे से, कि तुम 4 बजे बांध देते हो गांव को जगाने के लिए। हर रोज सुबह 4 बजे बांध देना शुरू कर देते हो ताकि गांव के लोग जग जाएं। गांव में अभी भी मुर्गे की बांध से लोग जगते हैं। कुत्ते ने मुर्गे को ताना मारा था, क्यों बांध देते हो, क्यों जगाते हो गांव, जबकि तुम्हारा भविष्य 8 बजे कटकर नाश्ते की प्लेट में आ जाना। मुर्गे का भविष्य भी यही है। कुत्ता ताना मारता है मुर्गे को, मुर्गा सीना तान के जवाब देता है कि मानता हूं मेरा भविष्य नाश्ते की प्लेट में आना है, कट करके नाश्ते की प्लेट में आना है। लेकिन मैंने गांव को जगाना इसलिए नहीं छोड़ा ताकि दुनिया मेरी मौत को कुत्ते की मौत कभी न कहे। क्रोध भी एक ऊर्जा है। क्रोध, हमारे परम विद्वान अजय गुप्ता जी बैठे हैं, मैं एक अजीब सा शब्द बोल रहा हूं, क्रोध भी ऊर्जा है। उस ऊर्जा को बचाए रखने की जिम्मेदारी हिंदुस्तान के ओज के कवियों पर है, जो क्रोध से जिंदा रखने की कोशिश है। क्रोध को जिंदा रखना ही हमारी मान्यताओं को जिंदा रखने का प्रयास है, संविधान को बचाने का प्रयास है, लोकतंत्र को बचाने का प्रयास है। भाई आशीष अनल को आप सुनिए, एक बार थोड़ी देर जुड़ जाइए और फिर वो भी आपके कानों से आपके दिल तक उतरेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। भाई आशीष। मंच को प्रणाम करता हूँ, आप सबकी उपस्थित को नमन। बहुत आता रहा हूँ, मेरे कुमार भाई साहब का बहुत आशीर्वाद मिलता रहा है। मैं 4 पंक्तियां पहले एक शिकायत की दर्ज करा दूं ताकि मेरे बात किसी को ये ना कहना। आप सुन बहुत मन से रहे, हमें कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन हम लोगों के कान कुछ आदी हो गए हैं, तो मैं 4 पंक्तियां सुना देता हूँ सिर्फ आपसे एक शिकायत दर्ज कराते हुए। उसके बाद मैं अपनी औकात पे उतर आऊंगा जिसके लिए मैं बुलाया है। कि वो शादी बोलो किस काम की है, शादी नित्य जिस शादी में ना गाई जाए कुछ गालियां। कि वो शादी बोलो किस काम की है, शादी नित्य जिस शादी में ना गाई जाए कुछ गालियां। सिर्फ गालियों को गाने से भी कौन फायदा है, सिर्फ गालियों को गाने से भी कौन फायदा है, जीजा वो क्या जिसके ना होती कोई सालियां। सिर्फ गालियों को गाने से भी कौन फायदा, एक दो उन्होंने ही बजाई जिनके सालियां नहीं है। कि सिर्फ गालियों को गाने से भी कौन फायदा है, जीजा वो क्या जिसके ना होती कोई सालियां। जैसे फल बिन सुनी सुनी लगे डालियां, जैसे पाला सुनी सुनी लगे बिन बालियां, वैसे ही कवि सम्मेलन लगता सुना सुना जहाँ श्रोता न बजाए जोरदार तालियां, जहाँ श्रोता न बजाए। तो हम लोग जब तक यहाँ हैं, आपको हमारी कविता समझ में आए या नहीं आए, आपको ये काम करते रहना है। हमें भ्रम बना रहेगा, हम आपको सुना रहे हैं और आप सुन रहे हैं। 4 पंक्तियां सुन लीजिए, मैं शुरुआत करता हूं और मेरी पूजा की 4 पंक्तियां हैं। मेरे तमाम मित्रों ने कहा है, मैं शुरू भी वहीं से करता हूं अपना काव्य पाठ। मैं छोटे छोटे से बच्चे देख रहा हूं, शायद इस कवि सम्मेलन में उनके लिए कुछ ना कहा जाए। मैं 4 पंक्तियां शुरुआत करता हूं, एक छोटे से बच्चे की आंसर शीट दिखाता हूं। उसे प्रश्न पत्र में एक सवाल मिला, उसे वीरता के 3 पर्यायवाची लिखने थे, 2 उसको आते थे, तीसरा उसे नहीं आता था। उसने जो लिखा मैं आप तक पहुंचा रहा हूं और यहां से मैं तय करूंगा कि मुझे यहां क्या और कितनी देर सुनाना है। 4 पंक्तियां कि प्रश्न था कि वीरता के 3 पर्याय लिखो, कि प्रश्न था कि वीरता के 3 पर्याय लिखो, यूं लगा के बच्चे ने हो अभिज्ञान लिख दिया। कि प्रश्न था कि वीरता के 3 पर्याय लिखो, यूं लगा के बच्चे ने वो अभिज्ञान लिख दिया। पहला पर्याय लिखा साहस, तो यूं लगा के पहला पर्याय लिखा साहस, तो यूं लगा के जय जवान जय किसान जय विज्ञान लिख दिया। पहला बहुत बहुत आभार आपका। मैंने आपसे अभी तक अपनी कविता पर ताली बजाने के एक बार भी कहा नहीं, लेकिन अगर आपके हाथ यहां खामोश नहीं रहे तो अब आपका कवि आपसे वादा करता है 24 घंटे में एक बार दिलों में हिंदुस्तान धड़कता होगा
तो वो धड़कन आपकी ताली में बदल जाएगी, इस उम्मीद के साथ पढ़ता हूँ कि पहला पर्याय लिखा साहस तो यूं लगा के, जय जवान जय किसान जय विज्ञान लिख दिया। दूजा पर्याय लिखा उसने पराक्रम तो यूं लगा प्रताप का वो स्वाभिमान लिख दिया। यूं लगा प्रताप का वो, मैंने कहा ना अगली पंक्ति में मैं महोत्सव देखना चाहता हूँ कि यूं लगा प्रताप का वो स्वाभिमान लिख दिया। यूं लगा प्रताप का वो स्वाभिमान लिख दिया। तीजा पर्याय जब उसे याद आया नहीं, उसने वहां पे सिर्फ हिंदुस्तान लिख दिया। चार पंक्तियां मैं बिल्कुल ताजा पढ़ रहा हूं, मंच पे किसी ने नहीं सुनी। मैंने हरिओम भाई साहब को फोन पे सुनाई थी, मुझे नहीं पता बाद में मुझे डांट पड़ेगी या नहीं, लेकिन 7 दिन से मैंने लिखा उसको, और आज एक तीसरा मंच है। 2 पे मैं पढ़ के आया, क्योंकि अगर लिखने के बाद मैं ना पढ़ पाया तो मैं कुछ भी हो सकता हूं, आपका ईमानदार कभी नहीं हो सकता। बहुत प्यार करते हैं हम अपने प्रधानमंत्री से, हम सब करते हैं, हम चाहते थे उन्हें तीसरी बार देखना, हमने देख लिया, लेकिन जो कुछ और देखा, मैं पूरी हिम्मत के साथ गाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं देखता हूं आपका साथ मिलता या नहीं मिलता। बिल्कुल ताजा इस सत्ता सुंदरी की बाहों की जो लत पड़ जाए, मन मानता हूं शायद कड़वा हो जाऊं कि सत्ता सुंदरी की बाहों की जो लत पड़ जाए, न्याय पथ अनायास छूटता जरूर है। कि सत्ता सुंदरी की बाहों, भाई साहब आपको सकता कि सत्ता सुंदरी की बाहों की जो लत पड़ जाए, न्याय पथ अनायास छूटता जरूर है। जनता की भावनाओं से विमुख होता है वो, छाती और माथा फिर कूटता जरूर है। जनता की भावनाओं से विमुख होता है वो, छाती और माथा फिर कूटता जरूर है। ऊंची हो दुकान पर फीका पकवान मिले, तब क्रोध जनता का फूटता जरूर है। अब के चुनाव परिणामों ने दिखा दिया कि अहंकार किसी का हो टूटता जरूर है। अहंकार किसी का हो टूटता जरूर है। बहुत बहुत आभार, मुझे नहीं उम्मीद थी कि आप इसे इतने प्यार से सुन लीजिए। आइए मैं एक परिचय की कविता सुना के परेशान मत हो, मैं कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करता, और ये कवि सम्मेलन कविता भाजपा नहीं है, कविता सभा नहीं है, कविता बसपा नहीं है, कविता तो संस्कार संस्कृति है। अरुण वशिष्ठ जी हमारे बड़े भैया बैठे हैं। मैं ऐसे ही एक बात की बोलना चाहता हूँ, मैं भी अध्ययन तो करता ही रहता हूँ, बहुत पढ़ता हूँ। बीजेपी, देखिए ईमानदारी से प्रतिक्रिया सुनना मेरी, एक लाइन की, बीजेपी उतनी ही हारी है जितनी बीजेपी कांग्रेस हो गई थी। बीजेपी को कांग्रेस होने से आप रोक नहीं सके, और हारने से मैं भी नहीं रोक सका। ये ऐसी मैंने टिप्पणी कर दी, हमारे कवि सम्मेलन का विषय नहीं है। आशीष से मैं सैनिक पर एक कविता सुनाने का निवेदन करता हूँ, उसने बहुत बहुत श्रेष्ठ। सुमनेश जी आ जाइए, आप लौट के आ जाइए। मैं अपने पत्रकार बंधुओं से, छायाकारों से लोग मिले तो कहीं स्थान ले, कुर्सी ले लें, उधर बैठ, खाली है। मुझे भाई साहब ने सैनिक के लिए कहा है, हालांकि मैं किसी और कविता की मानसिकता से आया था। वो भी सुन लेंगे, पहले सैनिक सुना। मैं सुना देता हूँ, बस 6 पंक्तियों में निवेदन करता हूँ। 6 पंक्तियों पे आपकी तालियां इसलिए मांगता हूँ ताकि जहां कहीं भी हमारे सैनिक हों, उन्हें लगे कि हम अपने लोगों के लिए यहाँ खड़े हैं। तो रात के वहाँ 9 बजे मेरठ में कवि सम्मेलन हो रहा है, वहाँ भी हमें याद करके लोग ताली बजा रहे हैं, हमें याद कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। 6 पंक्तियां बस आप इसलिए मांग रहा हूँ, बस हमारा मन बन जाएगा, शायद उन्हें भी अच्छा लगेगा जहां तक वहां उनके पास पहुंचेगी बात। उसके बाद तो दावा करता हूं, मैं आपसे कहूंगा रोक के दिखाना तालियां, और आप रोक पाना तो रोक लेना, बस 6 पंक्तियां समर्थन कीजिएगा। कि मेरा है प्रणाम उस आन बान को,
कि मेरा है प्रणाम उस आन बान को, यानी मेरे सैनिक के स्वाभिमान को। मेरा है प्रणाम उस आन बान को, यानी मेरे सैनिक के स्वाभिमान को। ना तो दिन रैन देखे ना ही सुबह शाम, ना तो दिन रैन देखे ना ही सुबह शाम। तन मन कर दिया देश के ही नाम, तन मन कर दिया देश के ही नाम। मौत को भी जो बना के रख दे गुलाम, मौत को भी जो बना के रख दे गुलाम। धरती की ऐसी हर वर्दी को सलाम, धरती की ऐसी हर वर्दी को सलाम। बन गए भारती की आंखों का वो नूर, बन गए भारती की आंखों का वो नूर। सैनिक नहीं है ये है देश का गुरूर। सैनिक बहुत पता भारत का, सैनिक नहीं है ये है देश का गुरूर, सैनिक नहीं है ये है देश का गुरूर। सैनिक, मैं गंगानगर में था, हिंदुस्तान पाकिस्तान बॉर्डर होता है। मैं कविता पढ़ के आया तो मुझसे किसी ने कहा, आशीष भाई आपके सैनिक गुरूर हैं, वो कौन है? सैनिक तो उनके वो भी हैं, क्या वो गुरूर नहीं है उनका? आपका बेटा जो जवाब दे के आया हो, और मैं कहता हूं अगर आप कवि सम्मेलन में हिंदुस्तान सुनने आए हो तो तालियां ठोक के दिखाना। मैं जो जवाब दे के आया हूं, शायद आपको लगेगा कि आप खड़े होते तो छाती ठोक के आप भी यही बोलते कि सैनिक नहीं है। काफी जितवाता हूं आपसे कि सैनिक नहीं है ये देश का गुरूर, सैनिक नहीं है ये देश का गुरूर। उसमें और हम में बहुत फर्क है, उसमें और हम में बहुत फर्क है। सिद्ध करने को काफी एक तर्क है, उसमें और हम में बहुत फर्क है। सिद्ध करने को काफी एक तर्क है। उसने सैन्य लाशों के भी शीश काटे हैं, उसने सैन्य लाशों के भी शीश काटे हैं। हमने उसकी लाशों को कफन बांटे हैं, हमने उसकी लाशों को बस ये मन बना दीजिएगा। अब इन तालियों को मैं 4 पंक्तियां दोबारा पढ़ रहा हूं और आपका मन हो जाए तो लहराते हुए हाथ आपके उन सैनिकों के सम्मान में देखना चाहता हूं कि सैनिक नहीं है ये देश का गुरूर, सैनिक नहीं। दावा करता हूं अगली जो 2 पंक्ति सुनाऊंगा उस पर और उछल जाएंगे आप कि सैनिक नहीं है ये देश का गुरूर, सैनिक नहीं है ये देश का गुरूर। उसमें हम में बहुत फर्क है, सिद्ध करने को काफी एक तर्क है। उसने सैन्य लाशों के भी शीश काटे हैं, हमने उसकी लाशों को कफन बांटे हैं, हमने उसकी लाशों को कफन बांटे हैं। क्योंकि यही तो हमारी पहचान है, क्योंकि यही तो हमारी पहचान है। इसीलिए हिंदुस्तान हिंदुस्तान है, इसीलिए हिंदुस्तान, इसीलिए हिंदुस्तान हिंदुस्तान है, इसीलिए हिंदुस्तान हिंदुस्तान है। हमसे मिलेगा नहीं सानी दूर दूर। सैनिक नहीं है ये है देश का गुरूर, सैनिक नहीं है ये है देश का गुरूर, सैनिक नहीं है ये है देश। अंतिम 6 पंक्तियां पढ़ता हूं। जैसे जैसे मैं पंक्ति सुनाता जाऊंगा, हमारा दामाद वैभव हमें पहली बार सुन रहा है, मैं पंक्तियां उसको सौंपता। जैसे जैसे पंक्ति आगे बढ़ती जाएगी आपकी आंखों के सामने आपका बहुत चहेता सैनिक खड़ा हो जाएगा। जहां उस सैनिक को पहचान लीजिएगा, अपने हाथ खड़े कर दीजिएगा, मुझे लगेगा मैंने आपके मन को जी लिया कि सैनिक नहीं है ये देश का गुरूर, सैनिक नहीं है ये देश का गुरूर। भूली नहीं आंखें वो नजारा अब तक, भूली नहीं आंखें वो नजारा अब तक। शेर कैसे लौटा था हमारा हम तक, भूली नहीं आंखें वो नजारा अब तक। शेर कैसे लौटा था हमारा हम तक। शत्रु ने किया था जिस्म को लहूलुहान, शत्रु ने किया था जिस्म को लहूलुहान। फिर भी कह रहा था जिंदाबाद हिंदुस्तान, फिर भी कह रहा था जिंदाबाद हिंदुस्तान, फिर भी कह रहा था जिंदा। अगली पंक्ति मस्ती की दीजिए कि फिर भी कह रहा था जिंदाबाद हिंदुस्तान, फिर भी कह रहा था जिंदाबाद हिंदुस्तान। लंका डरी हनुमान जी की पूंछ से, लंका डरी हनुमान जी की पूंछ से, बाघ डरा अभिनंदन की मूंछ से, अभिनंदन की मुझ से। थर थर कांपा जिसको भी दिया घोर, सैनिक नहीं है। आशीष को आप छोड़ देना चाहते हैं क्या? अभी अगर आप चाहते हैं आशीष एक कविता और सुनाए तो जोरदार तालियों से आप आशीष को बुलाएं।
बहुत बहुत आभार। आइए, मैं एक कविता नहीं है मेरे पास। मैं आज आदरणीय हरिओम भाई साहब की उपस्थिति में, उन्होंने एक बात शुरू में कही थी कि हम लोगों के ऊपर अक्सर ये आरोप लगता है कि हम चीख चिल्लाहट के कवि हैं। मैं भाई साहब की उपस्थिति में उनके चरणों में रख के अपने देश की, मैं 1/125 करोड़ हिंदुस्तान में हूँ, 125 करोड़ हिंदुस्तान मेरे सामने है। मैं तय करवाता हूँ, कापी जचवाता हूँ कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। कि कुछ कहते हैं चीख रहा हूँ, कुछ कहते चिल्लाता हूँ, कि कुछ कहते हैं चीख रहा हूँ, कुछ कहते चिल्लाता हूँ, कुछ कहते हैं चीख चीख करके ताली बजवाता हूँ। कोई कुछ भी बोले इससे मुझको फर्क नहीं होता, कोई कुछ भी बोले इससे मुझको फर्क नहीं होता, क्योंकि जब तक स्वर्ग धरा का सचमुच स्वर्ग नहीं होता, तब तक यूं ही चीखूंगा, तब तक यूं ही चिल्लाऊंगा, तब तक यूं ही चीखूंगा, तब तक यूं ही चिल्लाऊंगा। भारत माँ की पीड़ा आंसू जता वेदना गाऊंगा। अंत में भूषण जागा लेकिन चाल बन बैठी है, काली कर करवाल उठाकर महाकाल बन बैठी है। इसलिए मेरे गीतों के तेवर थोड़े तीखे हैं, इसलिए मेरे गीतों के तेवर थोड़े तीखे हैं। तुम कविता मानो तो कविता पढ़ना केवल चीखे हैं, तुम कविता मान, बात बता भारत का पुनः कि तुम कविता मानो तो कविता पढ़ना केवल चीखे हैं। मैं दर्दीले गीतों में भाषा कंगाल न भर पाया। मैं फिर सौंपता हूँ भाई साहब के चरणों में। मुझे रहा ये, मैंने सुना, मैं बहुत बचपन से उनको सुनता रहा, लेकिन इस देश का दुर्भाग्य, हिंदुस्तान के कई कवि आए, लेकिन हिंदुस्तान के तमाम कवियों ने भाई साहब की तरह गाना तो सोचा, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि भाई साहब सोचते कैसे हैं। मैं तो बहुत छोटा हूं, मेरी सामर्थ्य बहुत बाहर है, लेकिन उनके चरणों में बैठ के जो सीख पाया हूं, जवाब देता हूं, फिर आपकी अदालत में रखता हूं कि मैं दर्दीले गीतों में भाषा श्रृंगार न भर पाया, मैं दर्दीले गीतों में भाषा श्रृंगार न भर पाया, यमश्रेष्ठ अनुप्रास के चमत्कार न कर पाया। मैं लिखने बैठा तो व्याकरणिक परिभाषा भूल गया, आतताई के आगे कविताई की भाषा भूल गया। जो न कभी भी लिख सकती है मैं ऐसी सच्चाई हूँ, जो न कभी भी लिख सकती है मैं ऐसी सच्चाई हूँ। कहीं गंगभूषण जगली हूँ, कहीं चंद वरदाई हूँ। हाथी से कुचला जाए पर कवि की कलम नहीं डरती, कवि की कलम कभी सत्ता को डरकर नमन नहीं करती। मैंने भी कोशिश की है कविता का धर्म निभाने की, भूषण वरदाई दिनकर की परिपाटी अपनाने की। झूठ न बोलूंगा जुबान पर चाहे शोले करवा दो, अग्नि परीक्षा मेरी कलम की जल्दी चाहे करवा दो। गद्दारी करता दिखूं तो मुझ पर नहीं रहम करना। आपका बेटा, आपका कवि आपको अधिकार देता है, हक देता है कि गद्दारी करता दिखूं तो, गद्दारी करता दिखूं तो, गद्दारी करता दिखूं तो मुझ पर नहीं रहम करना। जिस दिन मेरी कलम बिके तुम मेरा शेष कलम करना, जिस दिन मेरी कलम बिके तुम मेरा शेष कलम करना। यदि आतंकी आंधी से अनमनाना अपना मन होता, यदि मजहब की आंधी से अनमनाना अपना मन होता, गीतों में राधा होती, गजलों में वृंदावन होता, सत भारत ना होता, अधरों की लाली लिखता, लिखता भोर बनारस का मैं शाम अवध वाली लिखता, लिखता भोर बनारस का मैं शाम अवध वाली लिखता। ये धरती पर उग्रवाद का धुआं नहीं छाया होता तो मेरी कविता में भी आक्रोश नहीं आया होता। यदि आतंकी शिविर न सस्ते सीमा पर शैतानों के, तो उपदेश पढ़ा करते हम गीता और कुरानों के। होती ना हुंकार कंठ में बस सरगम की लय होती, होती ना हुंकार कंठ में बस सरगम की लय होती, होती ना हुंकार कंठ में बस सरगम की लय होती। घर मंदिर संग मस्जिद में भी भारत माँ की जय होती, घर मंदिर संग मस्जिद में भी भारत माँ की जय होती। पर कुछ मस्जिद और मदरसे धर्म स्वयं का भूल गए कि पर कुछ कह रहा हूँ, कुछ मस्जिद कि पर कुछ मस्जिद और मदरसे, अरे माला पहनाई गई, अब तो ताली बजा दो तुम। कि पर कुछ मस्जिद और मदरसे धर्म स्वयं का भूल गए, उन्मादी होकर के जेहादी आंधी में झूल गए। कुछ मस्जिद अड्डा बन बैठी है हथियार छुपाने की, कुछ के माइक पे आवाजें हैं इस्लाम बचाने की। ये आवाजें कहती हैं वो अब भी पूर्ण अशिक्षित हैं, ये आवाजें कहती हैं वो अब भी पूर्ण अशिक्षित हैं। अरे मुसलमान भारत से ज्यादा बोलो कहाँ सुरक्षित हैं, मुसलमान भारत से ज्यादा बोलो कहाँ सुरक्षित। क्या लेखनी अक्षम थी? क्या इस चीख चिल्लाहट की भाषा के सिवाय कुछ लिखना नहीं आता था? फिर पढ़ता हूं आपके सामने, लेकिन अक्षम नहीं थी। क्या श्रृंगार जी नहीं पाया? मंच जाता है पूरे मन से जिया। आप कहेंगे सुना के दिखाओ, आपको सुना के दिखाएगा आखिर, लेकिन मजबूरी क्या थी, लाचारी क्या थी, चुन क्यों नहीं पाया उसे सुनाना।
पढ़ता हूँ, अंतिम पंक्तियां विदाई मांगता हूँ कि ऐसा नहीं कि मुझे लुभाता जुल्फों का साया ना था, कि ऐसा नहीं कि मुझे लुभाता जुल्फों का साया ना था, या यौवन सावन ओढ़े मेरे द्वारे आया ना था। मुझको भी प्रेयस की मीठी बातें अच्छी लगती थी, मुझको भी प्रेयस की मीठी बातें अच्छी लगती थी। रिम झिम रिम झिम शबनम की बरसातें अच्छी लगती थी। मेरा भी प्रेयस के गीत सुनाने का मन करता था, मेरा भी प्रेयस पर गीत सुनाने का मन करता था। उसकी झील सी आंखों में खो जाने का मन करता था। तब मैंने भी विद्या काजल और कंगन के गीत लिखे, तब मैंने भी विद्या काजल और कंगन के गीत लिखे, यौवन के मद में मदवाते आलिंगन के गीत लिखे। पर जिस दिन से छत विक्षत भारत माता का वेश दिखा, जिसे अखंड कहा हमने जब खंड खंड वो देश दिखा। नैन न लिख पाया कजरारे तेज दुधारे लिख बैठा, नैन न लिख पाया कजरारे तेज दुधारे लिख बैठा। छूट गई श्रृंगार की भाषा में अंगारे लिख बैठा, छूट गई श्रृंगार की भाषा में अंगारे लिख बैठा। बस उन अंगारों की भाषाएं हैं मेरे गीतों में, बस उन अंगारों की भाषाएं हैं मेरे गीतों में, मेरी भारत माँ की पीड़ाएं। बहुत अच्छा, जोरदार तालियों से स्वागत करें भाई आशीष समूह का। उनका परिचय, उनकी कविता है, उनका ओज है, उनका तेज है। अभय जी प्लीज आज मत जाइए, आज हम 2-2 मिनट आपको और श्री रामदास जी को सुनेंगे। मैं पूरा जीना चाहता हूँ ये सुख को कि हमारे आस नेता आज हमारे बीच है। अगर स्वास्थ्य कारण नहीं हो तो बैठ जाइए, अगर स्वास्थ्य कारण हो तो हम आपको जाने देंगे, लेकिन अगर स्वास्थ्य कारण नहीं है तो 3 कवि आपको और सुनेंगे। थोड़ी देर स्वास्थ्य, मैं जानता हूँ आप कभी नहीं बैठे इतनी देर भी, लेकिन आज रामदास जी को बैठा रखा है तो वो बाहर से आए हैं, उनके सम्मान में बैठ जाइए और उनका हमारे बीच बैठे रहना। हमें जो लोग जा रहे हैं मैं उनका, अच्छा इसलिए जा रहे हैं उसके लिए तो अच्छा। मैं अब देखिए आपको गीतकार सुनवाना चाहता हूँ। मैं गीतकार नहीं हूँ, आशीष भी गीतकार नहीं है, कविता बिटिया भी गीतकार नहीं है, लेकिन मेरा आज भी दृढ़ मत है कवि सम्मेलन की आत्मा गीत है। कवि सम्मेलन की आत्मा ओज नहीं है, कवि सम्मेलन की आत्मा हास्य नहीं है। कवि सम्मेलन की परंपरा, कवि सम्मेलन का संस्कार, कवि सम्मेलन की संस्कृति तभी तक जिंदा है जब तक देश में गीत पढ़ने वाले जिंदा हैं और गीत को सुनने वाले जिंदा हैं। जिस दिन गीत पढ़ने वाले और गीत सुनने वाले नहीं रहेंगे, ये कवि सम्मेलन की परंपरा समाप्त हो जाएगी, मेरा दृढ़ मत है और मैंने इस पर बहुत गंभीर विचार किया है। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मंच पर गीत हो तो उसका जी भरकर आनंद लिया जाए, जी भरकर उसको सुना जाए, गीत के प्रति समर्पित हुआ जाए, गीत को निष्ठा दी जाए। गीत हो सकता है आपको उस तरह प्रभावित नहीं करे जिस तरह ओज की कविताएं कर लेती हैं या हास्य कर लेता है, लेकिन गीत शुद्ध आत्मा का विषय है। और हमारे पास एक ऐसा युवा गीतकार है जिसकी उम्र अभी 25 का हो गया, 24 साल का है वो, 24 साल का, बस्ती में रहता है, उत्तर प्रदेश का बस्ती एक जिला है अयोध्या के आसपास, और इतनी कम उम्र में उसने गीत की उस ऊंचाई को छू लिया, उस ऊंचाई को जी लिया। आप एक बार जी भरकर उसके गीत से जुड़िए। रामायण धर द्विवेदी मैं जिसका प्रशंसक हूँ, मेरे जैसा पत्थर आदमी, मेरे जैसे पत्थर आदमी, अब मैं तो निश्चित रूप से कहता हूँ या तो मैं पत्थर जैसा आदमी हूँ या आदमी जैसा पत्थर हूँ। अगर कोई गीत गाकर मुझे रुला दे तो उसके गीत में कुछ तो होगा। जोरदार तालियों से बुलाइए भाई रामायण भट्ट जी को। ये हमारे प्रेमी परिवार की भी चॉइस है और मैं बहुत आभार मानता हूँ कि उन्होंने ये नाम मेरे सामने रखा। मैं बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। अगर ये परिवार इस तरह श्रेष्ठ गीतकार की फरमाइश करता है तो परिवार के भी गीत के संस्कार होने का जो हमें प्रमाण मिलता है। इस बार हमारे इस कार्यक्रम की एक बड़ी खुशी है। अर्चना बैठी है कहीं। अर्चना अजय की बहन है छोटी, वो कई सालों से नहीं आ रही थी, वो इस बीच हमारे बीच इस बार आई है। मैं अर्चना के सम्मान में चाहता हूँ कि एक बार जोरदार आप तालियां बजाकर अर्चना का स्वागत करें। और अजय, मैं नहीं जानता मुझ पर आप गुस्सा हो कि मुझ पर आप खुश हो कि मुझको आप प्यार करें कि मुझसे आप नफरत करें,
मैं बहुत खुश हो जाऊंगा उस दिन जिस दिन अजय के बड़े भाई श्री विपिन प्रेमी भी परिवार सहित इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। हम फिर वहीं से शुरू हो जाएंगे जहां से हम शुरू हुए थे, और हम उस दिन की कल्पना कर रहे हैं, उस दिन की इंतजार कर रहे हैं जब हमारा परिवार इस कार्यक्रम के माध्यम से ही इकट्ठा होगा, इस कार्यक्रम के माध्यम से ही फिर जुड़ जाएगा। मैं रामायण घर को सुनवाने के लिए आपसे विशेष अनुरोध करता हूं अपने मेरठ शहर की जनता से कि उसको थोड़ा सा समय दीजिए, उसका मन समझने की कोशिश कीजिए और उसके गीत को उसी ताकत में प्यार के खिलते फूल सदा ही बेदर्दों के हाथ बिके और चाहत के दीवानों को धूल मिली वीरानों की, दिल के नाजुक जज्बों पर भी राज है सोने चांदी का, दुनिया क्या कीमत समझेगी भोले दिल इंसानों की। एक भोला दिल, एक भोला इंसान और एक प्यार के गीत की भाषा का लेकर के आंदोलनकारी व्यक्ति, आप उसका शरीर देखिए, क्योंकि अभी उसने प्यार नहीं किया या बहुत कर लिया। क्या कारण है मैंने कभी पूछा नहीं है, शादी तो नहीं हुई ना, होगी भी क्या, मेरी तरह ही रहेगा। पंडित आप जोरदार तालियों से पुरपुरा देगा। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, मंच को चरण स्पर्श करता हूँ, श्रद्धेय विशंभर सहाय प्रेमी जी की पावन स्मृतियों को नमन करता हूँ, और आदरणीय पवार बद्दू जो हम सभी के अभिभावक हैं, इनके संचालन में काव्य पाठ करने का मुझे अवसर मिला है। मैं आपको एक घटना बताना चाहता हूँ। जब मैंने जीवन में पहली बार अपनी कविता लखनऊ में पढ़ी थी, उस दिन मैंने 2 कार्यक्रम में काव्य पाठ किया था। दिन में एक गोष्ठी में था और शाम को जिस गोष्ठी में था उसमें आप मुख्य अतिथि थे। और मैंने जब अपना गीत, मुझे तब मालूम नहीं था जो मैं सुना रहा हूँ ये गीत है या गजल है क्या है, मैं नहीं जानता था, लेकिन जब मैंने उसका मुखड़ा पढ़ा और तुरंत उठकर आपने माला पहना दी थी, और उसी दिन मुझे लोगों ने स्टार बना दिया था कि आपको आदरणीय हरिओम पवार जी की माला मिल गई अपने पहले दिन काव्य पाठ में। तो मेरे जीवन में ऐसा वो परिवर्तन का समय था और उसी दिन से मैं गीत की साधना में लग गया। आइए मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। मैं जानता हूँ आप सभी लोग अभी भोजन भी नहीं किए हुए हैं, तो मैं आपका समय ज़्यादा नहीं लूँगा। मैं सीधे सीधे आपको कविताओं से जोड़ना चाहता हूँ, और चूंकि प्रेमी परिवार के बीच में उपस्थित हूँ तो मैं प्रेम की कविताएं आप सभी को सुनाता हूँ, सुनिएगा। देह में श्वास भर के चले जाइए, देह में श्वास भर के चले जाइए, पीर का ताप हर के चले जाइए, पीर का ताप हर के चले जाइए, प्रेम का एक मंदिर बनाएंगे हम, प्रेम का एक मंदिर बनाएंगे हम, बस शिलान्यास करके चले, बस शिलान्यास करके चले जाइए, बस शिलान्यास करके चले जाइए। आइए मैं आप सभी को सीधे सीधे गीत सुनाना चाहता हूँ। प्रेमी लविशारों का एक गीत सुनिएगा, और जिन्होंने जीवन में प्रेम किया है, सच्चा प्रेम जिया है, मैं उनको एक गीत समर्पित करना चाहता हूँ, सुनिएगा। खासकर आपको समर्पित करना चाहता हूँ, सुनिएगा। चैन हो तुम खुशी हो, चैन हो तुम खुशी हो, साथिया तुम प्यार हो, चैन हो तुम खुशी हो, साथिया तुम प्यार हो, जिंदगी मेरी शिला थी, प्राण तुम उद्धार हो, चैन हो तुम खुशी हो, साथिया तुम प्यार हो, जिंदगी मेरी शिला थी, प्राण तुम उद्धार हो, चैन हो तुम। गीत का पहला अंतरा सुने। भाव भी तुम भंगिमा भी, मीत मेरा रूप तुम, भाव भी तुम भंगिमा भी, मीत मेरा रूप तुम, एक अंकुर मैं मुझे तरुवर करे वो धूप तुम, भाव भी तुम भंगिमा भी, मीत मेरा रूप तुम,
एक अंकुर में मुझे करवर करे वो धूप तुम मिली जब से नयन में पल उठे सपने कई, तुम मिली जब से नयन में पल उठे सपने कई। सत्य तो ये है कि मेरे भाग्य का प्रारूप तुम, सिसकियां सारी तुम्हारे पास आकर हंस पड़े, सिसकियां सारी तुम्हारे पास आकर हंस पड़े। तुम उपेक्षा के जगत में प्रेम का अंबार हो, चैन हो तुम खुशी हो, साथिया तुम प्यार हो। जिंदगी मेरी शिला थी, प्राण तुम उद्धार हो, चैन हो तुम। गीत का अगला अंतरा पढ़ता हूँ मैं। मंच पर जितने कवि बैठे हैं, श्रेष्ठ लोग बैठे हैं, ये आपके अंदर आक्रोश भर देते हैं, जुनून पैदा कर देते हैं। मैं आपके अंदर जुनून तो नहीं ला सकता, लेकिन सुकून जरूर ला सकता हूँ। मैं गीत का अगला अंतरा पढ़ता हूँ। चैन हो तुम, मन अचेतन हो जिसे भूले नहीं वो नाम भी, मन अचेतन हो जिसे भूले नहीं वो नाम भी। प्रार्थनाओं मन्नतों का हो तुम्ही परिणाम भी, प्रार्थनाओं मन्नतों का हो तुम्ही परिणाम भी। प्रीत की चर्चा करे जग तो लगी तुम राधिका, प्रीत की चर्चा करे जग तो लगी तुम राधिका। बात हो आदर्श की तो जान की निष्काम भी, बात हो आदर्श की तो जान की निष्काम भी। मूर्ति सुंदरता सहजता, मूर्ति सुंदरता सहजता की गढ़े जो कल्पना, मूर्ति सुंदरता सहजता की गढ़े जो कल्पना। तुम उसी शुचि कल्पना की रूप सी साकार हो, चैन हो तुम खुशी हो, साथिया तुम प्यार हो। जिंदगी मेरी शिला थी, प्राण तुम उद्धार हो, चैन हो तुम। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं गीत का अंतिम मंत्रा पढ़ता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक शेर समर्पित करना चाहता हूँ फहमी बदायूनी साहब का। आप सभी लोग दद्दू को देखिएगा, मैं एक शेर समर्पित करता हूँ कि शहर का शहर खूबसूरत है। आप सभी को देख के बात मैं कह सकता हूँ, शहर का शहर खूबसूरत है, आप क्या हर मकान में रहते हैं? शहर का शहर खूबसूरत है, आप क्या हर मकान में रहते हैं? आइए मैं इस गीत की अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूँ, उसके बाद एक और गीत पढ़कर अपना स्थान लेता हूँ। चैन हो तुम, बाजुओं पर ही तुम्हारे ऊँघती मेरी थकन, बाजुओं पर ही तुम्हारे ऊँघती मेरी थकन। और तुम छू लो अगर पलकें रहे घंटों मगन, बाजुओं पर ही तुम्हारे ऊँघती मेरी थकन। और तुम छू लो अगर पलकें रहे घंटों मगन। धड़कने झूमे तुम्हारी श्वास के संगीत पर, धड़कने झूमे तुम्हारी सांस के संगीत पर। नव उमंगों से भरा जब से लगी तुमसे लगन, नव उमंगों से भरा जब से लगी तुमसे लगन। साथ हो तुम तो पराजय, साथ हो तुम तो पराजय दूर है मुझसे सदा। साथ हो तुम तो पराजय दूर है मुझसे सदा। शुभ तिलक तुम ही प्रिय, तुम ही विजय का हार हो। चैन हो तुम खुशी हो, साथिया तुम प्यार हो। जिंदगी मेरी शिला थी, प्राण तुम उद्धार हो।
एक गीत के लिए आदेश प्राप्त हुआ है, दद्दू का मैं वो गीत पढ़ देता हूँ और उसके बाद अभय जी, मैं इसके बाद आप थोड़ा सा आशीर्वचन देके, मैं आपके स्वास्थ्य के कारणों से जिद नहीं करूँगा, फिर आप चाहे चले जाइएगा। मुझे लग रहा है मैं कोई अपराध जैसा कर रहा हूँ आपको रोककर। इसके बाद आप 2 मिनट हमें आशीष दीजिए। रामदास जी आपको तो रोकेंगे, आप तो आज समापन भाषण आपका होगा। आज कब्जे में आ गए हो तो हम पूरा ही लाभ और सुख उठाएं। ये गीत के बाद एक गीत के लिए आदेश प्राप्त हुआ है, श्रृंगार का एक गीत है, मैं निवेदित करता हूँ, सुनिएगा। गुलमोहर गेंदा गुलाब के मन में लाखों फूल खिले, गुलमोहर गेंदा गुलाब के मन में लाखों फूल खिले, उतने गीत लिखे हैं हमने, उतने गीत लिखे हैं हमने, उनसे जितनी बार मिले। गुलमोहर गेंदा गुलाब के मन में लाखों फूल खिले, गुलमोहर गेंदा गुलाब। पंक्तियां सुनिएगा। उनके अधरों से लालीले शब्दों को श्रृंगार दिया, उनके अधरों से लालीले शब्दों को श्रृंगार दिया, जीवन के कोमल भावों को गीतों में साकार किया। दोनों मौन मगन आनंदित, दोनों मौन मगन आनंदित, सांसें रोके होंठ सिले, उतने गीत लिखे हैं हमने, उतने गीत लिखे हैं हमने, उनसे जितनी बार मिले। गुलमोहर गेंदा गुलाब के मन में लाखों फूल खिले, गुलमोहर गेंदा गुलाब। और इस गीत का अगला अंतरा सुनिएगा। सबसे विशेष अंतरा पढ़ता हूं और ये उन्हीं लोगों के मतलब की पंक्तियां हैं जिन्होंने जीवन में प्रेम किया और उन्हीं के साथ ये स्थिति संभव है। पंक्तियां सुनिएगा। गुलमोहर गेंदा गुलाब, थर थर कांपे गाल लाज से, सिहरन जेठ महीने में, थर थर कांपे गाल लाज से, सिहरन जेठ महीने में, रहे भिगोता माघ हथेली की सब रेख पसीने में। थर थर कांपे गाल लाज से, सिहरन जेठ महीने में, रहे भिगोता माघ हथेली की सब रेख पसीने में। चलने पर चंचल बयार के, चलने पर चंचल बयार के, ज्यों पीपल का पात हिले, उतने गीत लिखे हैं हमने, उतने गीत लिखे हैं हमने, उनसे जितनी बार मिले। गुलमोहर गेंदा गुलाब के मन में लाखों फूल खिले, गुलमोहर गेंदा गुलाब। बहुत बहुत मैं अभय जी से अनुरोध करूंगा 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, ये मैं सुख जीना चाहता हूँ, ये मेरी व्यक्तिगत इच्छा है। मैंने अजय से भी कुछ नहीं पूछा था। 2 मिनट के लिए आकर के हमें आशीर्वाद दे जाएं इस कार्यक्रम को। प्लीज मत उठिएगा कोई भी। अभी हमारे 2 विशिष्ट कवि जिनको सुनवाना है मुझे, कविता तिवारी और सुदीप भोला। 2 मिनट के लिए। कविता के मामले में एकदम इलिटरेट हूँ और देखिए, मैंने इसलिए अनुरोध कर लिया आपसे, धृष्टता मान सकते हो इसको, कि ये 125वीं जन्म जयंती है हमारे बाबा जी की, 125वां वर्ष है और 31 साल से हम इस कवि सम्मेलन को कर रहे हैं। मैं अमेरिका गया था तो अमेरिका में अजय प्रेमी की बड़ी बहन सुषमा जी मुझे लैंसिंग में मिली थी। उन्होंने अपने घर खाने पे बुलाया तो मुझे ताना मारा कि भैया दुनिया भर में घूमते हो, एक बाबा के नाम पे कार्यक्रम नहीं कर सकते। तो मैंने कहा आप आ जाओ हिंदुस्तान, हम इसी साल शुरू कर देंगे। वो हिंदुस्तान आए उस साल तो हमने वहीं से शुरू किया और 31वां साल ही नहीं, ये 125वीं जयंती है। इसके बाद में एक अद्भुत
अद्भुत दृश्य आपको दिखाऊंगा। परिवार की ओर से बाबा की एक कविता का पाठ यहाँ होगा और फिर उसके बाद कविता तिवारी और सुदीप भोला जी का कविता पाठ होगा। मैं श्रद्धेय अभय जी से माफी मांगकर उनको स्वास्थ्य कारणों से 10 बजे के बाद जागने की अनुमति डॉक्टरों की नहीं है। मैं जानता था ये बात, लेकिन मैंने फिर भी अनाधिकार चेष्टा करके अपने सुख के लिए, अपनी मानसिक तृप्ति के लिए आज उनसे निवेदन किया। हमने पहली बार उनको मंच पर बुलाया है, हमें आशीष देकर के वो चले जाएं, हमें कुछ बुरा नहीं लगे। मैं बहुत आभारी हूँ भाई हरिओम जी का और अजय प्रेमी जो मेरा छोटा भाई है, और मुझे ये बहुत गर्व है कहते हुए कि मैं प्रेमी जी जो मेरे पिता के बहुत परम मित्र थे और बचपन से ही हम लोग वहीं उसी एक ही मोहल्ले में रहते हैं, और मुझे बहुत सौभाग्य है उनके साथ समय बिताने का। और उनकी आज ये 125वीं श्रद्धांजलि सभा है, तो उसमें मैं यहाँ आया। पवार जी का अत्यंत आग्रह था और मुझे बहुत खुशी है। और मुझे कविता आती नहीं है, लेकिन सुनने में बहुत अच्छा लगता है, और ख़ास तौर से ओज वाली कविताएं और जो आशीष जी ने सुनाई अभी बहुत अच्छी लगी। तो लेकिन मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा देर तक रुक नहीं पाऊँगा। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी कवियों का बहुत आभार कि आपने आके मेरठ में इतना अच्छा कवि पाठ किया, कविता पाठ किया। जोरदार ताली। अब चले जाएं, स्वास्थ्य के कारण उनको हम रोकेंगे नहीं। उनको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं और डॉक्टर की सलाह क्या है मैं सब जानता था, इसके बाद भी मैंने उनसे जिद की और मेरी जिद को उन्होंने माना। मैं ये बात भी कभी नहीं भूलूंगा। अब हम दोनों उन विशिष्ट लोगों को सुने, हालांकि सभी विशिष्ट हैं जिनको हमने सुना। ये रामायण धर्म को गीत, अच्छा मैं ये मेरा विषय नहीं है, लेकिन मैं एक बात सोचता हूँ, आप सब सोच के देखना मैं गलत हूँ क्या। प्यार के गीत और श्रृंगार के गीत उन्हीं लोगों ने लिखे जिनके जीवन में कोई प्यार था ही नहीं। अगर होता तो लिखने की आवश्यकता थी क्या। आंदोलन समाप्त। मैं परिवार की ओर से अजय बाबा की एक कविता, परिवार की ओर से सुरभि, कौन कौन पढ़ेगा? माही, हमारी बिटिया सुरभि, अजय प्रेमी की बिटिया और सुरभि की बिटिया माही। सागर के सीप एक बहुत प्रसिद्ध रचना है हमारे बाबा जी की, उसका वाचन करेंगी। सुरभि एक बहुत कामयाब सीए है और बिटिया आ जाओ। आ जाओ। तो ये माही करेगी कि सुरभि करेगी? माही दोनों। अच्छा ठीक, ये मैं ये अरे ये ले रहा हूँ। श्रद्धेय ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को नमन करती हूँ। सभी मंचासीन को नमन करती हूँ। पवार ताऊ जी को नमन करती हूँ। अध्यक्ष महोदय को नमन करती हूँ। सभी उपस्थित अतिथिगण को नमन करती हूँ। ये बाबा जी की लिखित एक कविता है जो मैं और माही यहाँ पर प्रस्तुत कर रही है। सागर के सीप बटोर रहा जिनको लहरों ने किया आसान, इतने में खाली होंगे कितने मुक्ता से भरे हुए। कुछ ज्ञान नहीं इस मुझको आशा की जोड़ी में
कितने अवगुण कितने हैं, इसका मूल्यांकन कौन करे। मैं तो केवल मानव हूँ, जो सागर तट पर खड़ा हुआ, मानवता रतन बटोरा। पर मानवता कितनी मिली मुझे, इसका मुझको कुछ ज्ञान नहीं। सागर के सीप बटोरा, जिनको लहरों ने किया दान। बहुत जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। वाह वाह बेटा, बहुत अच्छा, शाबाश। ये रुको बेटा, ये आज से कवित्री घोषित माही। ये 5वीं पीढ़ी का योगदान है इस कार्यक्रम में। 5वीं पीढ़ी की हुई माही। बाबा के पोते हैं अजय प्रेमी, अजय प्रेमी की बिटिया है सुरभि, और सुरभि की बेटी है माही। तो 5वीं पीढ़ी में भी कविता का संस्कार आया। ये रामदास जी चले तो नहीं गए ना? देखिए, मैं अब कविता बिटिया को आप अच्छा वो मित्रों, आप मित्रों को भी आगे ले आइए। मित्रों का यही आपका बड़प्पन है। उनके कुछ मित्र हैं तो वो उन्हीं के साथ जाके बैठ गए। आप सब मित्रों को भी आगे ले आइए। चलिए, ये भी देख लीजिए पीछे से बैठ के कवि कैसे लगते हैं। मैं अब कविता तिवारी जी को सुनवाना चाहता हूँ। देखिए, मुझे पहले ही मैंने कहा, मुझे एक अपराध बोध इस बात का है कि मैं तथाकथित इस शहर में रहता हूँ और मैं कार्यक्रम भी करता रहता हूँ। हम बिटिया कविता तिवारी को अपने शहर को कभी नहीं सुनवा पाए। शायद ये सौभाग्य हमको 125वें वर्ष में बाबा जी के जन्मदिन पर ही मिलना था, और मैं खुश हूँ कि वो आई भी हैं तो एक ऐसे पावन दिवस पर आई हैं, हमारे बाबा जी की 125वीं जयंती पर, हमारे इस शहर के विशेष कार्यक्रम में, जिसमें आम श्रोता नहीं होते, सभी सभ्य लोग, सभी कविता से जुड़े लोग, कविता को प्यार करने वाले लोग, उनके बीच में कविता तिवारी का कोई परिचय नहीं दे रहा। कविता तिवारी नाम स्वयं में एक बड़ा परिचय है। मैं बिटिया को आमंत्रित करता हूँ मंच पर, बिना किसी भी परिचय के। आप आश्चर्य करेंगे, इतनी कम उम्र में कोई इतनी ऊंचाइयां कविता में प्राप्त कर सकता है जो बिटिया कविता तिवारी ने किया है। मेरे लिए तो बिटिया जैसी है। मैंने एक बार भावुकता में, बहुत भावुकता में कभी कविता से कहा था कि मेरा कभी कभी मन करता है कि तुम्हारा पिता मैं होता, तुम मेरी बेटी होती। अद्भुत है वो। मैं उनके प्रति बोलने लगूं तो मैं 1 घंटा बोल सकता हूँ। मैं जब भी उनको सुनता हूँ मुझे लगता है कि एक श्रेष्ठ इस देश की संस्कार संस्कृति की कोई वाचक करता हो सकती है तो कविता तिवारी है, जो एक शब्द अतिरिक्त मैंने बोलते मंचों पर कभी नहीं सुना, वरना हमारे मंचों पर आजकल पता नहीं क्या क्या होता है। सभी को पुनः यथोचित प्रणाम करती हूँ। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है मेरे लिए कि आज मैं पहली बार इस क्रांति धरा पर काव्य पाठ कर रही हूँ, क्योंकि मैंने बचपन से सुना है कि जब तीर्थ स्वयं बुलाता है तभी आप जा पाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले बहुत सारे वक्तव्यों में मैंने सुना कि इनकी स्मृति को नमन करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें वो तीर्थ कहते थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी तीर्थमयी स्मृतियों ने मुझे आवाज़ दी है, तो आज मैं आपके बीच में हूँ। और यदि आप सब ने इस पारिवारिक वातावरण में मुझे सम्मान दिया है तो ये सम्मान भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आप सब ने एक अनगढ़ मिट्टी को एक दीपक की आकृति देने का प्रयास किया है, ये वटवृक्ष की छांव में, ताकि जल सके। इसमें स्नेह भी आपका होगा, वर्तिका भी आपकी होगी और ज्योति भी आपकी ही होगी। इसलिए मैं पहली 4 पंक्तियां आप तक प्रस्तुत करूं और आपका स्नेहमय आशीर्वाद मुझे प्राप्त होगा, इस विश्वास के साथ पहली 4 पंक्तियां कुछ मांग रही हूं आपसे। यदि आप देने का विचार बना के बैठे होंगे तो मुझे अवश्य देंगे। पंक्तियां समर्पित करूं। धन द्रव्य संपदा तो
नहीं मांग रही हूँ, धन द्रव्य संपदा तो नहीं मांग रही हूँ, जो मांग रही हूँ वो सही मांग रही हूँ, जो मांग रही हूँ वो सही मांग रही हूँ। कविता की पंक्ति पंक्ति राष्ट्र जागरण बने, कविता की पंक्ति पंक्ति राष्ट्र जागरण बने, आशीष आप सबसे यही मांग रही हूँ। और आपने घनीभूत आशीर्वाद दिया है, मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आशीष आप सबसे यही मांग रही हूँ। और 4 पंक्तियां आप तक इसलिए प्रेषित करना चाहती हूँ क्योंकि आज एक विशेष अवसर भी है, मैं क्रांति धरा पर हूँ और मैं हम सब एक शहीद की, एक बलिदानी की जन्म जयंती भी मना रहे हैं। मैं 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। राजनीति अपनी जगह है लेकिन मंच क्या कहते हैं सुने। क्षितिज तक शौर्य गूंजेगा, स्वयं दिनमान बदलेगा, क्षितिज तक शौर्य गूंजेगा, स्वयं दिनमान बदलेगा, उतारो भारती की आरती, सम्मान बदलेगा, विवादों में उलझ कर कीर्ति माँ की मत करो धूमिल, शहीदों की करो पूजा तो हिंदुस्तान बदलेगा। और 4 पंक्तियां इसलिए विशेष रूप से कि मेरे आदरणीय ताऊ जी का मुझे आदेश हुआ, यही मेरे लिए सबसे बड़े सम्मान की बात है कि मेरे आदरणीय ताऊ जी ने आदेश दिया। यदि मेरठ क्रांति की धरा है, मैं जो बात कह रही हूं उस पर आप अपनी तालियों की मोहर लगा दीजिएगा। यदि मेरठ क्रांति की धरा है तो उस क्रांति का नाद मैं आदरणीय ताऊ जी को मानती हूँ और हम सब उसकी प्रतिध्वनियां मात्र हैं, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत प्रणाम कर रही हूँ कि उन्होंने मुझे आदेश दिया आपके बीच में उपस्थित होने का। 4 पंक्तियां आप तक और पहुंचाती हूँ। राजनीति से संबद्ध यदि कोई व्यक्तित्व हो तो वो क्षमा करेगा, चुनाव गए हैं तब भी मैंने ये बात कही थी, अब भी कह रही हूँ, आप तक बात पहुंचे, यदि आपके मन की हो तो मुझे आशीष दीजिएगा। सुनेगा। अगर माटी के पुतले देह में ईमान जिंदा है, अगर माटी के पुतले देह में ईमान जिंदा है, तभी इस देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है, तभी इस देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है। ना भाषण से है उम्मीदें, ना वादों पर भरोसा है, शहीदों की बदौलत मेरा हिंदुस्तान जिंदा है। और ये बात इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि मेरे ताऊ जी ने सिखाया है कि जब इस माइक पर खड़े हो तो किसी पार्टी के प्रवक्ता होकर काव्य पाठ नहीं करना चाहिए। मैं भारतवर्ष की बेटी हूँ, हरगिज डर नहीं सकती। मैं भारतवर्ष की बेटी हूँ, हरगिज डर नहीं सकती। मुझे मालूम है मरने से पहले मर नहीं सकती, मुझे मालूम है मरने से पहले मर नहीं सकती। जो कायर हो गया दुश्मन के आगे सिर झुकाता है, उसे मर जाऊंगी लेकिन नमन मैं कर नहीं सकती। ये बहुत पारिवारिक सा वातावरण है और मुझे एक अवसर मिला है कि मैं कुछ अच्छा सुना सकूं। आदरणीय ताऊ जी, आप बहुत सारी सोशल मीडिया से आप जुड़े हैं लेकिन बहुत सारी दुनिया से आप अलग रहते हैं, तभी आप इतना अच्छा लेखन कर पाते हैं। लेकिन जो लोग बहुत अपडेट रहते होंगे, जो जानते होंगे, मंच भी संभवतः जानता होगा, पिछले दिनों एक OTT पे एक वेब सीरीज आई जिसमें कवि सम्मेलन का विकृत स्वरूप दिखाया गया। संभवतः आप जानते हैं, मैं उस सीरीज का, उस वेब सीरीज का नाम नहीं ले रही हूँ, उसका प्रचार हो जाएगा। उसमें कवि सम्मेलन का इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं एक साहित्य प्रेमी आदरणीय की उनकी पुण्य स्मृति में एक कार्यक्रम हो रहा है, इसलिए मैं कहने का साहस कर रही हूँ ताऊ जी। उस
सीरीज में कवि सम्मेलन का एक विकृत स्वरूप दिखाया गया जिसका लोगों ने बहुत विरोध किया। मैं भी विरोध करती हूँ उसका। मैं कवि कुल की बिटिया हूँ, इसलिए मैं भी विरोध करती हूँ। लेकिन हम सब जानते हैं जब आप एक उंगली किसी पर उठाते हैं तो बाकी 3 उंगलियां हमारी ओर इशारा करती हैं। मैं आपसे क्षमा चाहते हुए बस इतना कहना चाहती हूँ कि वो विकृत स्वरूप दिखाने के लिए उनमें हिम्मत कहाँ से आई। मैं मंच की बेटी हूँ और आप सब इस वाचिक परंपरा से जुड़े हैं, मुझे पता है। कुछ दायित्व तो हमारा भी है, इस मंच का भी है। हमने कुछ ना कुछ तो गलत किया है जिसका बिगड़ा हुआ स्वरूप वहां तक पहुंचा है। मुझे क्षमा कर दीजिएगा। यदि वो बंद होना चाहिए तो मंच से नोक झोंक की परंपरा भी बंद होनी चाहिए। मंच से शासन और सत्ता के समर्थन में कविताएं भी बंद होनी चाहिए। मंच पे कवियों और कवित्रियों का विकृत स्वरूप भी बंद होना चाहिए। और मंच पर बैठे बैठे अपनी विकृत भाव भंगिमाएं बनाते हुए सेल्फी लेने का एक बहुत ही व्यभिचार भी बंद होना चाहिए। यदि आप सहमत हो तो एक बार तालियां बजा दीजिए, क्योंकि ये वाचिक परंपरा अक्षुण्ण तभी रहेगी जब हम आप जिम्मेदारी करेंगे। मैं पंक्तियां समर्पित कर रही हूँ कि वास्तव में ये कविता क्या है। 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। यदि मेरा विरोध है तो क्या है, मैं बस कविता की परिभाषा यदि देने में समर्थ हुई हूँ तो आपकी तालियां मुझे संबल देंगी। मैं बड़ी बात कहना चाहती हूँ, सुनिएगा। मनुजता पल्लवित पोषित सृजित परिणाम कविता है। YouTube खोलिए तो उसमें बहुत ही विकृत स्वरूप दिखता है कवि सम्मेलन का कभी कभी। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ इस मंच के माध्यम से, इस बिटिया होने के कारण, कि कविता क्या है। बस आप साहस दे दीजिएगा। मैं आदरणीय ताऊ जी को समर्पित कर रही हूँ। मनुजता पल्लवित पोषित सृजित परिणाम कविता है। धारा को धाम करने में परम निष्काम कविता है। धारा को धाम करने में परम निष्काम कविता है। विवेचक तथ्य से लेकर समझ ले सत्य की भाषा, श्लोक से मंत्र तक की यात्रा का नाम कविता है। श्लोक से मंत्र तक की यात्रा का नाम कविता है। और एक सजग पत्रकार की स्मृतियों को यदि हम जी रहे हैं, कलम के तमाम सिपाही यहाँ बैठे हुए हैं, तो एक जिम्मेदार कविता पढ़ना चाहती हूँ। पंक्तियां समर्पित कर रही हूँ, सुने। समय पुकारता है सुन लीजिए, समय पुकारता है सुन लीजिए, जो भी मन भाए कार्य वही कीजिए। कवियों को भूमिका निभानी चाहिए, फिर लेखनी से क्रांति लानी चाहिए, फिर लेखनी से क्रांति लानी चाहिए। उग्रवाद शीश को उठाए खड़ा है, उग्रवाद शीश को उठाए खड़ा है, कैसे सुलझाए यह प्रश्न बड़ा है। शौर्य दिन प्रतिदिन सुप्त हो रहा, शिवाराणा इतिहास लुप्त हो रहा, शिवाराणा इतिहास लुप्त हो रहा। झूठी परिपाटी अपनाने के लिए, भूली परिपाटी अपनाने के लिए, गीत लिखो देश को जगाने के लिए, गीत लिखो देश को गीत लिखो देश को जगाने के लिए। तुम लिख दो तो देश जाग जाएगा, तुम लिख दो तो देश जाग जाएगा, अंधकार स्वयं एव भाग जाएगा। तुष्टि वाला मार्ग अपनाना छोड़ दो, तुष्टि वाला मार्ग अपनाना छोड़ दो, राजनीति के ही गुण गाना छोड़ दो, राजनीति के ही गुण गाना छोड़ दो। जिसमें स्वराष्ट्र हेतु पीर नहीं है, जिसमें स्वराष्ट्र हेतु पीर नहीं है, जिसमें 50 जरा जमीर नहीं है, उसकी ही हाँ हुजूरी करते हो तुम, कभी होने का भी दम भरते हो तुम, कभी होने तुम लिख दो तो देश जाग जाएगा, अंधकार स्वयं एव भाग जाएगा, अंधकार स्वयं एव भाग जाएगा। तुष्टि वाला मार्ग अपनाना छोड़ दो, राजनीति के ही गुण गाना छोड़ दो, राजनीति के ही गुण गाना छोड़ दो। जिसमें स्वराष्ट्र हेतु पीर नहीं है, जिसमें स्वराष्ट्र हेतु पीर नहीं है, जिसमें 50 जरा जमीन नहीं है, उसकी ही हाँ हुजूरी करते हो तुम, कभी होने का भी दम भरते हो तुम। शब्द वाली गरिमा बचाने के लिए, शब्द वाली गरिमा बचाने के लिए
मुझे पता है कि आपकी तालियों का घनत्व तो मुझे संबल देगा। अंतिम बंद आप तक पहुंचा रही हूँ। कलम की धार 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 करके, चाहे पत्रकार हो चाहे साहित्यकार, कलम की धार धार। देखिए मैं जानता हूँ आप सब बहुत विशिष्ट सभ्य लोग हैं, लेकिन कवियों को ऐसी ऑडियंस रोज नहीं मिलती। हम पशु मेलों में भी जाते हैं, प्रियांशु ने बताया था। पशु मेलों में नहीं, अजमेर के पास एक जगह पुष्कर जी, वहाँ गधों का लगता है, हम उसमें तक जाते हैं। तो कविता पर ताली नहीं बजाए तो हमारे मन में ख्याल आता है मुझे कुछ भी नहीं गम था, अगर गम था तो ये गम था मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी बहुत कम था। तो हम एक दिन में तो इस आदत से मुक्त हो नहीं सकते। तालियों से कविता बड़ी नहीं होती, तालियां कविता का मापदंड नहीं है, लेकिन हमको ऐसे शिष्टशाली लोग रोज नहीं मिलेंगे। हम उस रोग के शिकार हैं जिनको तालियां सुनते हुए कविता पढ़ने का आदत हो गई है। तो इसलिए हमारी आदत को बनाए रखिए, एक दिन में हम ठीक नहीं हो सकते। एक बार जोरदार तालियां और बिटिया अच्छा पढ़ रही है, उसको उठाइए बीच में। कविता तो शायद पहली बार लग रहा होगा कि मेरठ का मैंने बहुत नाम सुना था, यहाँ तो तालियों के पहाड़ जिन लोगों ने खड़े किए हैं उनमें एक कविता तिवारी भी बड़ी कविता है। आप सुने ना। हम सब आपके आशीर्वाद के आभा मंडल में आज काव्य पाठ कर रहे हैं। मैं एक इन दिनों मेरे जो आंदोलन की पंक्तियां इसलिए आप तक पहुंचाना, मेरा आज आपने मुझे सम्मान दिया है तो ये मेरा उत्तरदायित्व है। बस उत्तरदायित्व की का ये गीत आप तक पहुंचा रही है। उसका अंतिम बंद सुनिएगा, सुनिए। कलम की धार 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 करके, कलम की धार 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 करके लिखा करो शब्दों को संभाल करके। कलम की धार 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 करके लिखा करो शब्दों को संभाल करके। ब्रह्मापन श्रेष्ठ शब्दकोश लिख दो, ब्रह्मापन श्रेष्ठ शब्दकोश लिख दो। कायरों के बाजुओं पे जोश लिख दो, कायरों के बाजुओं पे जोश लिख दो। तुलसी कबीर सूर रस खान से, तुलसी कबीर सूर रस खान से पूजे जाओगे सदैव भगवान से। चंदन सरी की धूल भाल पे मलो, शीश पे सदा कफन बांध के चलो। अमरत्व वाला सुख पाने के लिए, अमरत्व वाला सुख पाने के लिए गीत लिखो देश को जगाने के लिए, गीत लिखो देश गीत लिखो देश। और एक कविता विशेष पढ़कर अपना स्थान लूंगी। चूंकि मैं पहली बार आपकी धरती पर आई हूँ और ये भी एक सुखद है कि विवाह के उपरांत पहली बार आई हूँ, और आपको बताते हुए भी मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा सुखद लग रहा है कि मेरा स्वागत भी मेरे ताऊ जी ने बिल्कुल वैसे ही किया जैसे मायके बेटियां आती हैं। तो जिस तरह से कोछा या आपके यहाँ कोचा जो भी कहा जाता है वो भरा जाता है। मेरी आप कार की डिक्की खोलेंगे, पूरी डिक्की मेरी उपहार से भर दी है। ये स्नेह एक जनक के मन में ही हो सकता है, और आज मुझे आप सभी संरक्षक ले रहे हैं। मैं एक कविता विशेष जो जिसने थोड़ी बहुत मुझे आशीर्वाद लेने के योग्य मुझे बनाया है, तो मैं एक कविता आप तक पहुंचाती हूँ, सुनेगा। वंदना की कुछ पंक्तियां हैं, वंदना जैसी सुन लीजिएगा, सुनिए। हे ईश्वर मालिक हे दाता, हे ईश्वर मालिक हे दाता, हे जगत नियंता दीन बंधु, हे परमेश्वर प्रभु, हे भगवन, हे प्रतिपालक, हे दया सिंधु, सच्चिदानंद घट घटवासी, हे पुण्य राशि करुणावतार, हे विघ्न हरण मंगल मूरत, हे शक्ति रूप, हे गुणागार। सभ्यता यशस्वी हो जाए, मानवता का फैले प्रकाश, सब दिव्य दृष्टि के पोषक हो, कर दो कुदृष्टि का सर्वनाश। इतिहास कहे जाए प्रतिपल, पृष्ठों में अकलंकता रहे, सज्जनता का अनुशीलन हो, मानव को पथ का पता रहे। हर एक बालिका विदुषी हो, हर बालक नेत निधार रहे, फहराए तिरंगा अंबर तक, माँ का धानी परिधान रहे। कविता चाहेगी धरती पर, कविता चाहेगी धरती
नीता होकर मनोवृत्ति उत्तुंग शिखर स्पर्श करे, गुण श्रेष्ठ प्रस्फुटित हो इतने, सम्यक हो क्रांति विमर्श करे, उत्फुल्ल रहे हर एक व्यक्ति पर परम सरलता बनी रहे, शब्दों की अपनी गरिमा हो अविराम तरलता बनी रहे। हे त्रिभुवन के पथ उन्नायक, आपदा प्रबंधन के स्वामी, हम विनत भाव कर बद्ध खड़े हे सर्वेश्वर अंतर्यामी। हे नाथ सनाथ करो सबको, जन जन हो जाए निर्विकार, विप्लवी घोष विध्वंस मिटे, खोलो सबके हित मोक्ष द्वार, नित नव किस लय विकसित प्रसून, अति स्वर्णिम सुखद विहान रहे, भ्रमरों का जिस पर झूम झूम अनुगुंजित मधुरम गान रहे, आरती भारती की उतरे, अर्पित तन मन धन प्राण रहे, जब तक सूरज चंदा चमके तब तक ये हिंदुस्तान। और वंदना की अंतिम पंक्तियां, आपसे आशीर्वाद। सारंग धनुर्धारी भगवन श्री राम, भुवन भय दूर करो, हे चक्रपाणि कर कृपा दृष्टि, छल दंभ द्वेष को दूर करो, हे त्रयंबकेश्वर महादेव, हे नीलकंठ अवधरदानी, त्रैलोक्यनाथ रोको रोको, बढ़ रही नित्य प्रति मनमानी, सम्मोहन मारण वशीकरण, सम्मोहन मारण वशीकरण, उच्चाटन मंत्र प्रयुक्त दिखे, जिनके कारण भय व्याप्त हुआ भयहीन दिखे, भय मुक्त दिखे, अरिहंत तुरंत करो कौतुक, रोको अनर्थ की छाया को, मन प्राण सन्न सहवे सकुचे, क्या हुआ मनुज की काया को, अनुरक्ति बढ़े सीमाओं तक, लेकिन विरक्ति का ध्यान रहे, मिट जाए तिमिर अशिक्षा का, भाषित शिक्षा का दान रहे, मानव मानव अर्पित हो राष्ट्र हेतु, मानव अर्पित हो राष्ट्र हेतु, पूजित युग युग अभिमान रहे, जब तक सूरज चंदा चमके तब तक ये एक कोई कविता और सुना दीजिए। आप सब चाहते हैं कि कविता, एक कविता और सुनाएं, तो जोरदार तालियां बजाइए। चूंकि मैं पहली बार आई हूँ तो वो छंद है आपका, बेटिया धरती पर बोझ मुझे- बढ़ा तो ऑटो मैं मुझे आदेश हुआ है तो मैं वो कुछ छंद, 2-3 छंद हैं, वो पढ़कर अपना स्थान ले रही हूँ। मुझे पता है कि धैर्य है आप में बहुत, लेकिन आपके धैर्य की बहुत अधिक परीक्षा नहीं लूंगी। सुने। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां। यदि आपका मन हो तो 100% मन दे दीजिएगा, एक बार तालियां बजाकर मुझे बता दीजिए कि आप सुनने के मानसिकता हैं। बहुत आभार। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां, साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेद डाला, युद्धक विमान भी उड़ाने लगी बेटियां। और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाऊं, हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां, हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां। वीर की शहादत पे अर्थी को कांधा देके अब शमशान तक जाने लगी बेटियां, जाने लगी बेटियां। घर में बटा के हाथ रहती है माँ के साथ, पिता की समस्त बाधा हरती है बेटियां। कटुवाक्य बोलने से पूर्व सोचती है खूब, मन में सहमती है डरती है बेटियां। बेटे हो उद्दंड भले आपका दुखा दे दिल, कष्ट सह के भी धैर्य धरती है बेटियां, कष्ट सह के भी धैर्य
सहनशील सबके लिए है आज नित्य प्रति कोख में क्यों मरती है बेटियां। और अंतिम छंद, ये कविता तिवारी एक एक व्यक्ति से कुछ प्रश्न पूछ कर जा रही है। बस मेरे इन प्रश्नों का यदि उत्तर आपको मिल जाए तो मुझे भरपूर तालियों से विदा कर दीजिएगा। मैं पंक्तियां समर्पित कर रही हूं, सुनेगा। ललिता विशाखा राधा रानी बेटी होती नहीं। ललिता ललिता विशाखा राधा रानी बेटी होती नहीं। यशोदा दुलारे नंद नंदन न जाता कौन। अनुसुईया जैसी बेटी तपसाधिका न होती। पालने में ब्रह्मा विष्णु रुद्र को झुलाता कौन। पालने में ब्रह्मा विष्णु रुद्र को झुलाता कौन। जनता जनार्दन बताए एक बात आज, सावित्री ना होती सत्यवान को बचाता कौन। सावित्री ना होती सत्यवान को बचाता कौन। सब कुछ होता, सब 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 कुछ होता, पर एक बात सोच लेना, कविता ना होती तो ये कविता सुनना। जोरदार तालियां हो जाए कविता को, लगे कि वो क्रांति की धरती पर आई है। बहुत बहुत आभार आपका भी। और अब मैं जिस कवि को सुना रहा हूँ, बहुत लंबा कवि है, बहुत बड़ा, लंबाई में भी। और ये माइक थोड़ा ऊंचा कर दीजिए। मेरा बहुत प्रिय, जिसने हर विधा में, उसने हास्य भी लिखा, व्यंग भी लिखा, गीत भी लिखे, रोज भी लिखा। गीत लिखे तो लोगों को रुलाने के लिए, हास्य लिखा तो ठहाकों में मुस्कुराने के लिए। एक कार्यक्रम आता है नेताजी लपेटे में, उसमें कितने लोगों ने सुदीप भोला को देखा है? सबने देखा है। फिर क्या सुनवाना आपको इसका? वो तो आपने सुन लिया, सबने देखा है, फिर देख भी दिखा दिया, सामने देखा है। लेकिन एक अद्भुत निधि मिली है हिंदुस्तान के कवि सम्मेलनों को। इतनी क्षमताएं किसी एक ही व्यक्ति में समाई हूं, ऐसा जब कोई कवि आता है मंचों पर तो वो हिंदुस्तान के कवि सम्मेलन का भविष्य होता है। मैं सुदीप भोला को, आशीष अनल को, अपने रामायण को, कविता बिटिया तो स्वयं में कविता है। जो लोग आ जाइए, बैठे। हिंदुस्तान के कवि सम्मेलनों की एक अद्भुत, एक ऐसी कला का व्यक्ति का नाम सुदीप भोला है, जो आपको हंसी से लेकर के आंसुओं की कोर तक ले जाने की क्षमताएं रखता है। मैं उसकी भी तारीफ नहीं करता, मैंने कविता बिटिया की प्रशंसा में कुछ भी नहीं कहा। और आपको लगा हो कि कविता बिटिया के लिए कुछ भी ना कहा जाना भी बहुत कहे जाने से अधिक था, तो आपकी जोरदार तालियों से ये सिद्ध होना चाहिए कि बिटिया ने हमारे शहर में पहली बार आकर के हमको श्रेष्ठ कविता पाठ से रूबरू कराया। सुदीप भोला को बुला रहा हूँ, वो हास्य से शुरू करे और बाद में फिर मेरी पसंद के 2 गीत सुनाएंगे। गीत मेरी पसंद के सुनाएंगे, अपनी पसंद का उनको जो सुनाना हो वो सुना लें। फिर आप तय करना कि हरिओम परमार की पसंद अच्छी थी या जो ये अपनी मर्जी से सुना रहे थे वो पसंद अच्छी थी। मुझे कई बार आपने जब अमिताभ बच्चन कहा तो सभी लोगों ने कहा कि हाँ अमिताभ बच्चन सब जानते हैं, लेकिन बिल्कुल कोने में हमारी बहन जी बैठी हैं, उन्होंने बगल में पूछा ये मुकरी कौन था? तो नहीं पूछा, हो सकता है किसी ने ये भी पूछा हो ये अमिताभ बच्चन कौन है। ये बात आ गई तो देखिए, सच से मैं 2 किस्से सुनाता हूँ, छोटे छोटे, माफ करना मुझे। ये अमिताभ बच्चन जी ने ही लिखा है अपनी, वो लिखते पोस्ट कि उन्होंने कोई कलकत्ता से बॉम्बे तक फ्लाइट में थे वो, और उनके पास कोई व्यक्ति बैठा था, तो कॉफी आई तो उन्होंने कॉफी मंगाई, कॉफी पीने लगे। अब अमिताभ बच्चन को ये परेशानी कि उन्हें कोई पहचान नहीं रहा। उस आदमी ने अखबार पढ़ने शुरू कर दिए। अमिताभ बच्चन ने कहा सर आप फिल्में देखते हैं क्या? बोले हाँ बहुत पहले कभी कोई एक फिल्म देखी थी, और वो फिर अपना अखबार पढ़ने लगा। वो व्यक्ति बंबई तक उसने अमिताभ बच्चन को नोटिस ही नहीं किया, अमिताभ बच्चन से रहा नहीं गया। बोले साहब मैं फिल्मों में काम करता हूँ,
बोले अच्छा। बोले सर मेरा नाम अमिताभ बच्चन है। बोले अच्छा। बोले आप कौन? उसको चिढ़ हो गई कि अमिताभ बच्चन को लगा कि मुझे कोई ना पहचानने वाला आदमी हवाई जहाज में और हिंदुस्तानी। अमिताभ बच्चन ने उससे पूछा आप कौन है? बोले मैं टाटा हूं, छोटा सा व्यापार करता हूं। तो अमिताभ बच्चन को पहचानने वाले भी लोग नहीं हैं। और इसकी हंसी के लिए मैं एक बार, देखिए वो सच्ची किस्सा है, बिल्कुल सच्चा। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, ये सत्य घटना है, तो उनको अपनी कार खुद चलाने का शौक था। कई बार कोई बाद में आते हैं पीछे से, अब मुझे, मैं इसलिए जानता नहीं हूँ, हो सकता है कोई बहुत बड़े आदमी हो, VIP हो सकते हैं, मैं सबको जानता नहीं, तो मुझसे किसी के सम्मान के विरुद्ध कुछ ना भूल जाए। तो इसलिए मुझे एक किस्सा याद आ गया कि राजीव गांधी ने एक दिन ड्राइवर से कहा पीछे बैठ, और अपनी कार खुद चलाई और बहुत तेज चलाई। तो पुलिस वालों ने कहा ये तो कोई आदमी लिमिट तोड़ रहा है स्पीड की, कौन है? बोले अगली पुलिस चेक को फोन कर दिया कि इस आदमी को रोको, एक आदमी है और ये स्पीड तोड़ रहा है, बहुत तेज कार चला रहा है। आगे पुलिस ने उसको रोका, ड्राइविंग सीट पे राजीव गांधी, उन्होंने समझी भी ये तो उसने जाने दिया उनको और चले गए। बड़े अफसर पुलिस ने पूछा रोका क्यों नहीं, हमने आदेश दिया था। बोले जी मैं नहीं रोक सकता। बोले क्यों नहीं रोका? बोले कार में कोई बहुत बड़ा आदमी था। बोले कौन था? बोले ये तो नहीं पता कौन था, लेकिन जिसका ड्राइवर राजीव गांधी था। तो इसका भी कभी कभी पता नहीं होता ये उनका ड्राइवर है कि ये नहीं। आपकी बात से लेकिन एक बात तो मुझे समझ में आ गई कि राजीव गांधी जी की कार का चालान हो गया, इसीलिए राहुल गांधी को पैदल चलना पड़ रहा है। तालियां रखा में एक बार बजा दीजिए जरा, मैं शुरू हो जाता हूँ। तो पैदल चलना पड़ता है ये तो समझ में आ गया, लेकिन उसका पैदल हो जाना क्यों है? उसको पैदल कर दिया बेचारे को, उसकी पैदल चलने की तारीफ में गीत लिख गए। बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए कोई भी धस्तता होगी परम श्रद्धेय। मैं एक छोटी सी बात से शुरू करता हूँ, फिर थोड़ी देर राजनीतिक विषयों की कुछ वन लाइनर, एक आध पैरोडी सुनाऊंगा, नया जो होगा। एक बात बोलूंगा, अगर मेरठ आकर, इसके पहले मेरठ में आया था तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती का कार्यक्रम था। उस समय डॉक्टर हरिओम पवार जी बहुत अस्वस्थ थे और उस समय पहला एक कवि सम्मेलन हमने किया था जिसमें पवार जी थे नहीं, और उस मंच में हम लोगों ने सबने प्रार्थना की थी कि पवार जी का भी उसके पहले मोहभंग सा होने लगा था, बस वो अब कमा लिया, अब कभी सम्मेलन नहीं करना है, रातों को जागना पड़ता है, ये कर। हम लोग खूब मनाते थे कि नहीं आपको छोड़ना नहीं है, लेकिन उस दिन हमने प्रार्थना की थी इस क्रांति धरा में खड़े होकर कि हरिओम पवार जी स्वस्थ हों और पुनः मंच पे आए। तो आज वो हम देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ एक बार हमारे आदर्श, हमारे ईश्वर हैं, हमारे भगवान हैं। और एक वनस्थली विद्यापीठ अभी अपने बच्चों का एडमिशन कराने में गया था, तो दोनों बेटियों का वहाँ एडमिशन कराया। वहाँ की कहानी सुनी थी मैंने कि एक शांता बिटिया थी शास्त्री जी की, जिन्होंने वो बहुत बड़ा विद्यापीठ बनाई है, वो नहीं रही। तो शास्त्री जी ने एक वचन दिया कि एक बेटी नहीं रही लेकिन लाखों सक्षम बेटियों को खड़ा कर दूंगा, और आज वनस्थली विद्यापीठ ने ऐसी बच्चियां दी। ठीक ऐसे ही हमारे विद्यापीठ की तरह से श्रद्धेय हरिओम पवार जी हैं, जिनको देख कर अगर वो हम पर तंजनी कर दे तो हमें लगता है कुछ सिखाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन एक दो पैरोडियां जरूर सुनाऊंगा क्योंकि मेरा ब्रांड है, और बहुत देर से आप लोग ऐसे बैठे हैं, उसी के लिए बुलाया। नहीं, बहुत देर से आप लोग बैठे भी ऐसे जैसे बैठने ही आया हो। आप थोड़ा सा मुस्कुरा लेंगे तो अच्छा लगेगा। मैं सही बता रहा हूँ, ठीक आप उदास मत होइए। आपको अगर अनंत अंबानी की शादी में नहीं बुलाया तो मुझे भी नहीं बुलाया। जहाज से आने लगा हूँ, जहाज से आया मैं, जबलपुर से, छोटा शहर है, मध्य प्रदेश से आया हूँ। तो हमारे यहाँ अभी जहाज थोड़ा राइट टाइम चले आज, क्योंकि हमने 29 में तो 29 जिताए थे। 29 में 29 दिए तो हमारा टाइम, मेरा लिफाफा भी बचा, मेरी गाज भी बची। बहुत ये हमारे, जब मैं आया तो गजेंद्र भाई कह रहे थे, बोले जो कहा जाता है वो समझा नहीं जाता, जो कहूँ वो मत समझो, जो कहूँ उसको कुछ और समझो, जो कह रहा हूँ कुछ और कहने के लिए। मैंने इनकी बात पे अमल कर लिया था, लेकिन जब से मैं कुछ कहता हूँ, कहता कुछ हूँ, लोगों को कुछ और समझ जाते हैं। मैंने एक भाजपा के नेता से कहा
कि कौमी एकता का कवि सम्मेलन का मंच था। मैंने कहा कि जहां खुदा है वहीं भगवान है। वो कुदाल लेके निकल लिए, जबकि मैंने कहा था जहां खुदा है वहीं भगवान है। मैं कुदाल लेके कहाँ जा रहे, बोले खोदने। लेकिन जो बोलूंगा वो समझेंगे। आप बहुत मन से सुन रहे हैं। बस देखो, मैं तालियों से चलने वाला कर रहा हूँ, थोड़ी बहुत तालियां मिलेंगी तो अच्छा लगेगा। जहाज से इसलिए आए क्योंकि ट्रेन से चलना अब बहुत कम कर दिया, लगभग बंद कर दिया जब से मेरे साथ एक घटना हो गई। पिछले दिनों की बात है, एक लंबी रेल यात्रा में था। रेल यात्रा लंबी थी तो मुझे वॉशरूम जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भारतीय रेल में वॉशरूम जाना बड़ा सौभाग्य का विषय है। वॉशरूम गया तो वॉशरूम की दीवार पर एक टेलीफोन नंबर लिखा पाया, 942434 कुछ, और नीचे लिखा होता पूजा। मैं जबलपुरी आदमी, हास्य व्यंग्य का कवि, मैंने आपदा को अवसर में तब्दील किया और वहीं उस टेलीफोन नंबर को डायल किया। घंटी गई, फोन उठा और बातचीत शुरू हो गई। हेलो, पूजा बोल रही हो? तो जो जवाब आया, क्रांति धरा वालों, इस क्रांति धरा में फैली हुई शांति को थोड़ा खत्म करके थोड़ा सा बताइएगा कि ऐसा अद्भुत जवाब आपने आज तक नहीं सुना है। घंटी गई, फोन उठा, हेलो पूजा बोल रही हो? तो वहां से जवाब आया, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के लिए धन्यवाद। मैं आपदा में अफसर ढूंढने गया, वहां कोई पहले ही करके जा चुका। मैं जो है मतलब एक्सीडेंटली सदस्य। अच्छा, 2-4 महीने में नहीं बीते, उसी नंबर से एक दिन फोन आ गया, हेलो सुदीप भोला बोल रहे हैं? मैंने जी, पूजा बोल रही? हाँ, मैंने कहा बोलिए। कहले बोलिए कुछ नहीं, सदस्यता ली थी, लोकसभा का चुनाव है, काम करना है, आ जाओ। मैं साहब लेकर के झोला निकल लिया, रामायण भाई चला गया काम करने। तो उन्होंने बड़े बड़े होर्डिंग, बैनर, फ्लैक्स मुझे दिए कि जो उपयुक्त स्थान दिखाई दे इनको लगाइए। बड़े बड़े नारे लिखे, अब की बार 400 पार आएंगे तो मोदी ही मोदी है, तो मुमकिन, तमाम नारे लिख के मुझे दे दिए। तो बड़े बड़े होर्डिंग, जो उपयुक्त स्थान दिखाई दे वहां लगाओ। मैंने भी सबसे पहले सबसे बड़ा वाला उठाया, अब की बार 400 पार, और ले जाके लगाया पेट्रोल पंप पर। पीछे वाले ताली बजा दो, नहीं तो हो जाएगा 400 पार। अच्छा, अगला लेकर के निकला पोस्टर, तो रास्ते में सब्जी मंडी पड़ी, तो पोस्टर चिपकाया ही था नीचे टमाटर वाला, टमाटर बेच रहा था। मैंने भाई कैसे दिए? कहना 200 रुपए किलो। नोएडा में मैंने पहली बार ऐसा भाव सुना, घबरा गया। उसने भाव बताया, मेरी नजर अपनी ही लगाए पोस्टर पे पड़ी जिसपे साफ लिखा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। सब्जी वाले ने आपसे ज्यादा ताली बजाई थी आप लोग। अच्छा, बहुत देर से मेरी ये हरकत कुछ कांग्रेसी नेता देख रहे थे, कहने अरे आदमी तो अच्छा है लेकिन हरकत हमारे नेताओं जैसी करता है। उठा के ले गए अपने चुनावी कार्यालय में, यूं बिठा दिए जैसे हमारे रामायण धर्म बैठे हुए हैं, बिल्कुल ऐसे ही मुझे धर दिया वहां ले जाके। अब मैं वहां बैठा, मैंने सोचा यार एक पोस्टर लगाना तो रह ही गया, काम लिया है तो पूरा करेंगे। आखिरी पोस्टर मैंने चुनावी कार्यालय कांग्रेस के बाहर चिपका दिया। सही पोस्टर सही जगह लगा हो तो पहली बार मैं इस मंच से कोई कभी निवेदन करता है कि हाथ उठा के ताली बजा के मुझे प्रारंभ कर दीजिएगा। आखिरी पोस्टर चुनावी कार्यालय कांग्रेस के बाहर लगा दिया जिसपे साफ लिखा था, आएगा तो मोदी ही। अरे फिर मोदी सरकार है। आपने गाना सुना ये वाला? इसमें सवाल जवाब है, देखिए आपको रिप्लाई देनी है, सवाल जवाब कि फिर मोदी सरकार है तो सब बताओ ना, आप भाजपा वाले थोड़ी। अरे फिर मोदी सरकार है, संग नीतीश कुमार है, 400 के पार है।
नायडू जी से प्यार है, बताओ ना आप लोग, है ना? अरे नायडू जी से प्यार है, राहुल भी दमदार है, नहीं है? अच्छा, तो 400 के पार है। जब 400 पार नहीं तो राहुल दमदार क्यों नहीं? एक बार ताली हो जा, बहुत मन से समझाया, मैंने समझाया राहुल जी, देखो ये तो गठबंधन है, ये कोई ढंग का नहीं है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है, और कुछ तो देख लिया, कुछ अभी देखना बाकी है। तो मैंने एक पैरोडी लिखी, छोटी सी राजनीतिक घटनाक्रम के, अद्भुत हो रहा है देश के अंदर। वो संसद भवन में एक ने नारा लगा दिया, जय फिलिस्तीन, जोर से जय फिलिस्तीन। उसकी आवाज सुन के एक नाग निकल आया बाम्बी से, कहला जय फुलास्तीन। हाँ, दोनों पल्ले तालियां देखो, कम मत बजाओ, मुझे थोड़ा सा मन दे दी तो बड़ा डर पे डरा के आए। अद्भुत काम। तो मैंने राहुल जी को समझाया था, क्या समझाया सुनिए, कि ये गठबंधन का धागा तुम जोड़ न पाए रागा, ये गठबंधन का धागा तुम जोड़ न पाए रागा। कान खोल के सुने कांग्रेसी, तुम्हारा वहाँ तुम्हारा वहाँ कोई। और मैं सिद्ध करता हूँ, कोई भी घटना काल्पनिक नहीं है, आपने सबने देखा है कि दीदी ममता से बढ़ी हुई दूरियां, झाड़ू वाले की हाय मजबूरियां। हाँ? वो एक नेत्री ने अभी धरना दिया पानी के लिए। मैंने कहा जब घोटाला नीट का है तो ये पानी की कमी कैसे हो गई? दीदी ममता से बढ़ी हुई दूरियां, झाड़ू वाले की हाय मजबूरियां। मौका टाल रहे शरद पवार जी, पलटी मार गए नीतीश कुमार जी। दे डीएम के सनातन को गाली, सीपीआई ने डपली उठा ली, और तुम्हें छेड़ते रहेंगे ये सपाई, और देख के कहेंगे भाजपाई। तुम बैठ के तेलंगाना इन सबको तेल लगाना, और बैंकॉक की ऐसी की तैसी, तुम्हारा वहां कोई नहीं। हमने बात नहीं मानी। दो पैरोडियां मैं दिल्ली के घटनाक्रम से जोड़ता हूं। एक तो स्वाति मालीवाल जी का जो कांड वहां हुआ, वो गई बंगले पे और वहां पे जो मारपीट का कांड हुआ, एक तो उसको लूंगा, और एक केजरीवाल जी को समर्पित कर दे। वो चाइना को गर्व है कि उसके पास चाइना वाल है, हम दिल्ली वालों को गर्व है कि हमारे पास केजरीवाल है। हाँ, हम अपन दिल्ली वाले कोई टेंशन लेते नहीं है, किसी टेंशन से नहीं डरते, क्योंकि अपन ने मुख्यमंत्री टेंशन को बना रखा है। 2-3 लोगों को समझ में आ गई, आपको प्रणाम करता है। सुनिए, केजरीवाल की गाने। अच्छा, ये एक तो थोड़ा सा आपकी तालियों का सपोर्ट मांगता हूँ मैं। ये महिला संगीतों में सुनाया करता हूँ मैं अक्सर जाके, तो वहां पे भी खूब तालियां बजाती कि जुल्म कर डालो, सितम कर डालो, जुल्म कर डालो, सितम कर डालो। ईजी ने कर दियो लाल, जुल्म कर डालो। फंस गए केजरीवाल, जुल्म कर डालो, जुल्म कर डालो। इन्हें अपने पाप लगे हैं, अन्ना के शाप लगे हैं। इन्हें अपने पाप लगे हैं, अन्ना के शाप लगे हैं। अब पीते हैं अपने गाल, जुल्म कर डालो। दारू की नीत बनाई, झाड़ू की रीत भुलाई। अगली पंक्ति में आशीर्वाद दीजिएगा अगर कुछ याद दिला दूं तो।
कि दारू की नीत बनाई, झाड़ू की रीत भुलाई। अब कहाँ गयो लोकपाल, जुल्म कर डालो। और मालीवाल जी गई जब बंगले में तो ये गाना गाया, इसके बाद झगड़ा शुरू हुआ, वो सुन लीजिएगा। एक बिल्कुल ताजा तरीन पैरोडी सुनाता हूँ कि मैं अन्ना की टोपी नहीं, कि जब जी करे पैर ली उतार दी। मैं अन्ना की टोपी नहीं, जब जी करी पैर ली उतार ली। तेरे पिए की दादागिरी तेरे बंगले में घुस के झाड़ दी। थारा नाम थारा काम थारा आम थारा जाम, थारा नाम थारा काम थारा आम थारा जाम। थारा बंगला थारी झाड़ू तुम ही रखो रे। मेरे ऑफिस में फोटो तेरी कि मैंने नोच कर भा। अब एक बार तालियां बजा दीजिए, अब मैं कविता सुनाता। देखिए अब इन्होंने अपनी मर्जी से सुनाया, जो सुनाया मुखरी सभा वो अच्छा लगा। नहीं, वो सब अच्छा लगा। वो देखिए हास्य का अपना मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं हास्य का घोर समर्थक व्यक्ति हूँ। मैं आपको एक सच्चा किस्सा सुनाता हूँ। एक आदमी, बहुत अमीर आदमी था, उसको एक बीमारी हुई, वो हंसना भूल गया। लो हंसी नहीं आती। डॉक्टरों से इलाज, बहुत पैसे आ रहे थे, दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टरों से इलाज, लेकिन दुनिया का कोई डॉक्टर उसको हंसी नहीं लौटा सका। अंत में उसको किसी ने कहा, ऐसे ही सड़क के आदमी ने, कि देखो भाई तुम हंसना चाहते हो ना, तो दिल्ली के रामलीला मैदान में एक सर्कस लगता है। उस सर्कस में जोकर तमाशा दिखाता है। उस जोकर का तमाशा देखकर दुनिया का कोई भी मनहूस से मनहूस आदमी बिना हंसे नहीं रह सकता। तुम एक 25 रुपए का टिकट खरीदो, रामलीला मैदान जाओ, जोकर का तमाशा देखो, तुम्हारी हंसी लौट आएगी, डॉक्टर तुम्हारा इलाज नहीं कर सकते। तो उस आदमी ने गंभीर होकर ये कहा कि वो जोकर मैं हूं। दुनिया को हंसी केवल वो दे सकता है जिसके भीतर कहीं बहुत गहरे घाव रिश्ते हैं। या तो दीवाना हंसे, या तू जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आके मुस्कुराता कौन है। मैं समर्थन करता हूँ, हास्य का समर्थन करता हूँ, हास्य का घोर समर्थन करता हूँ। आप हंसेंगे तो धरती भी आपकी और आसमान भी आपका। और कोई मायूस गरीब रोने बैठ जाए तो दुनिया के किसी भी कपड़ा बनाने की मिल में वो रुमाल नहीं बनता जो रोने वाले आदमी के आंसू पहुंच देता हो। इसलिए हंसी का समर्थन कीजिए, हास्य का समर्थन कीजिए, उपहास का समर्थन मत कीजिए। उपहास महाभारत कराता है, हास्य संस्कृति बचाता है। हास्य संस्कृति बचाता है, उपहास महाभारत कराता है। मैं हास्य का विरोधी व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन जो श्रेष्ठ कविता है वो अपनी जगह है, हास्य अपनी जगह, हर विधा अपनी जगह। मैं चाहूंगा सुदीप से 2 कविताएं सुनवाना आपको। एक रील पर जो आजकल का फैशन है, रील वाला, रील की परंपरा है, वो 30 सेकंड की होती है कि 26 सेकंड की होती है, पता नहीं क्या होती है। उसको करते करते कुछ जी गए, कुछ मर गए, और कुछ और मरेंगे। उस पर एक कविता है, अंत आते आते उस कविता का आप सेंस देखिएगा। एक गंभीर व्यक्ति द्वारा बहुत गंभीर विषय पर बहुत गंभीरता से लिखा गया एक श्रेष्ठ काव्य रचना है वो। जोरदार तालियां बजाइए, मैं सुदीप भोला से निवेदन करूंगा कि उस कविता को सुनिए। और उसके बाद एक कविता और सेना की वर्दियों पर मैं सुदीप भोला से सुनवाऊंगा। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि हंसन, मुस्कुराहट, खिलखिलाहट वाला ये कवि इतनी गंभीर कविताएं देश के लिए भी लिख सकता है। सुनो। बहुत समृद्ध मंच है, इसलिए मुझे भी पता है कि अब हमारे श्रद्धेय बाबा जी का आदेश था, तो मैंने थोड़ा सा, और चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरना कोई वो नहीं, ये सब बता चुके। लेकिन ये देश वीरांगनाओं का देश है। हमारी मेरी बहुत छोटी बहन, बहुत बहुत लाडली और बहुत ऊर्जावान और आइकॉन है। आज देश की हर कवित्री सबसे पहले सोचती है कि मैं कविता तिवारी जैसी बनूं। छोटी बहन है, लेकिन आपने भी देखा होगा मैं चरण स्पर्श करता हूँ, क्योंकि हम तो अपनी बेटियों के पैर छूने वाले लोग हैं। और 2 बेटियों का पिता ही आपके समक्ष माइक पर भी खड़ा हुआ है, इसलिए जिम्मेदारी से कविता लिख रहा हूँ। धीरे से चुपचाप बड़ी हो जाती हैं,
संबंधों की मुख्य कड़ी हो जाती हैं। ये पापा की परियां पापा की खातिर यम के आगे स्वयं खड़ी हो जाती हैं। इसलिए जिम्मेदार कविता सुनाता हूं। ये देश वीरांगनाओं का रहा है, लेकिन आजकल मोबाइल देखो तो लगता है वीरांगनाओं का कम रीलांगनाओं का ज्यादा है। हाँ, एक तो वीरांगना कली वीरगति को प्राप्त हुई, सड़क पे बना रही थी, ट्रक के पीछे लिखा था आया सावन झूम के। हालांकि किसी की मृत्यु को अपहास नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप ही मौत को, अभी सड़क कोई रील बनाने की जगह थोड़ी है। एक कविता सुनाता हूँ। जब अपनी एक बड़ी बेटी के लिए मोबाइल खरीदा तो एक कविता लिखी, जो शंका मेरी है वो आपकी होगी, सुनिए। कि पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल दिलवाया था, ऑनलाइन हो गई पढ़ाई किस्तों पर मंगवाया था, पढ़ो बेटियों उनने मन में ठाना था, दुनिया कर लेंगी मुट्ठी में दुनिया को दिखलाना था। उसी मोबाइल से वो लड़की इंस्टाग्राम चलाती है, अरे उसी मोबाइल से वो लड़की इंस्टाग्राम चलाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल दिलवाया। बिल्कुल सत्य कथा है। और ये कविता अपनी यात्रा करेगी, एक समय ऐसा आएगा जब कविता टर्न ले लेगी, इसलिए एक भी पंक्ति चूकिएगा। सुनिए। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल दिलवाया था, वो पापा की परी आजकल इतनी ज्यादा सोशल है, बेपर्दा घर को कर डाला जैसे कोई होटल है, शहजादी पाकर आजादी आसमान में झूल गई, इतना ज्यादा बोल्ड हो गई संस्कार ही भूल गई। हाथों से दिल कभी बनाती ऐसे, हाथों से दिल कभी बनाती, टैटू कभी दिखाती है, किसी आइटम गर्ल के जैसे ठुमके खूब लगाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। बाकी सब खुल्लम खुल्ला पर मोबाइल में लॉक लगे। देखिए, मेरठ वालों समर्थन दो, तो ऐसा दो कि मुझे ऊर्जा लगे। अरे बाकी सब खुल्लम खुल्ला पर मोबाइल में लॉक लगे, कोई मोबाइल छू ले तो उस लड़की को शौक लगे। मम्मी पापा जिससे हफ्तों बातें ना कर पाते हैं, रोज हजारों मैसेज उसको गुड मॉर्निंग के आते हैं, गुड मॉर्निंग का उत्तर देते गुड नाइट हो जाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल दिलवाया था, उसके कुछ फॉलोवर जैसे मैखाने के रिंद हुए। मैखाना रिंद समझते होंगे आप, वही जिसके चक्कर में दिल्ली की आधी सरकार अंदर है। उसके कुछ फॉलोवर जैसे मैखाने के रिंद हुए, ना जाने कितने बुढ़ों के ठीक मोतिया बिंद हुए। मैं भी हंसा लिखने के बाद, मेरे भी ठाके, और मैंने हंसाने के लिए पंक्ति लिखी, बाद में मैंने इस पंक्ति की गंभीरता, छोटी सी बात सुन लीजिएगा। इस रील संस्कृति ने सबसे ज्यादा सत्यानाश पता है किस चीज का किया है। मैं अच्छी रीलों का विरोधी नहीं हूँ, अच्छी बात कहो तो खूब डालिए, लेकिन कुछ ऐसी रीलें आती हैं जो ना तो अपलोड करनी चाहिए और ना देखनी चाहिए, लेकिन एल्गोरिदम में आता है सब। 15, 16, 18, 20, 22 साल की बच्चियां के बच्चे, 40, 45, 50 साल की महिलाओं की ऐसी ऐसी रीलें देख रहे हैं जो कि नहीं आनी चाहिए। वो उनकी माँ की बड़ी बहन की उम्र की महिला होगी, लेकिन जिस दृष्टि को उसमें माँ और बहन ढूंढनी चाहिए, उनकी रील देख के वो दृष्टिकोण खत्म हो जाता है। 75 साल के बुजुर्ग 18, 20, 22 साल की बच्चियों की रील देख रहे हैं जो कि नहीं आनी चाहिए, लेकिन क्या, जो ना तो डालनी चाहिए ऐसी रील, ना देखनी चाहिए, लेकिन आ जाती है। और वो उस दृष्टि से नहीं देख रहे कि नातिन या बेटी की उम्र की है। खत्म क्या हो रहा है, उम्र का लिहाज। ये धीरे धीरे हमें बेशर्म कर रही है संस्कृति। तब लिखना पड़ा मुझे कि ना जाने कितने बुढ़ों के ठीक मोतिया बिंद हुए, उसके कुछ फॉलोवर जैसे मैखाने के रिंद हुए, ना जाने कितने बुढ़ों के ठीक मोतिया बिंद हुए। एक फॉलोवर ऐसा था जो सबसे पहले आता था, तारीफों के पुल बांधा करता था, नहीं न जाता था, उसकी तारीफों से लड़की भूली नहीं समाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। कब टन लिया है, सुनिएगा।
आखिर एक मिस कॉल में चिड़िया फंस गई जाल में, आखिर एक मिस कॉल में चिड़िया फंस गई जाल में, उसे मिल गया शहजादा, प्यार बढ़ा इतना ज्यादा, लांग गई वो घर की देरी, सोचा किस्मत जाग गई आखिर अपने ऑनलाइन प्रेमी के संग में। अब घर वाले ढूंढ रहे हैं कहीं नजर नहीं आती है, दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल दिलवाया था, माँ की ममता छोड़ गई, दिल पापा का तोड़ गई, माँ की अब कविता में समर्थन पहली बार मांगता हूँ। अगर बात सही हो तो समर्थन देने की हिम्मत कीजिएगा, लिखने की हिम्मत मैं नहीं की। आखिर कि माँ की ममता छोड़ गई, दिल पापा का तोड़ गई, जिसकी खातिर लड़की अपने सारे रिश्ते तोड़ गई। माँ की ममता छोड़ गई, दिल पापा का तोड़ गई, जिसकी खातिर लड़की अपने सारे रिश्ते तोड़ गई। नशा प्यार का उतरा तो सब कुछ गड़बड़ झाला निकला, आखिर में वो शहजादा अब्दुल पंचर वाला निकला। समझो, समर्थन मत कीजिएगा। आखिर में वो शहजादा अब्दुल पंचर वाला निकला, अब उसको अपने पापा की याद बहुत तड़पाती है, दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल दिलवाया था, थोड़ी सी नादानी में आ गया ट्विस्ट कहानी में, थोड़ी सी नादानी में आ गया ट्विस्ट कहानी में। जो पापा का सपना थी पहले जैसी अब ना थी, यही शहर के पास मिली, यही शहर के पास मिली। थोड़ी सी नादानी में आ गया ट्विस्ट कहानी में, जो पापा का सपना थी पहले जैसी अब ना थी, यही शहर के पास मिली, बड़ी नहर के पास मिली। वो पापा की परी मिली, सूटकेस में भरी मिली। एक पंक्ति का व्यंग मेरा वालों समझ जाओ तो हिम्मत की तालियां मांगता हूँ। थोड़ी सी नादानी में आ गया ट्विस्ट कहानी में, जो पापा का सपना थी पहले जैसी अब ना थी, यही शहर के पास मिली, बड़ी नहर के पास मिली। वो पापा की परी मिली, सूटकेस में भरी मिली। फिर वो लड़की अपने टैटू से पहचानी जाती है, दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल दिलवाया था, ऑनलाइन हो गई पढ़ाई किस्तों पर मंगवाया था। और बाप क्या करेगा साहब, क्या सोचा था क्या पाया, क्यों मोबाइल दिलवाया। अरे क्या सोचा था क्या पाया, क्यों मोबाइल दिलवाया। अब पापा पछताते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं। यहाँ पर कविता के बहुत बड़े बड़े लोग, ये उम्र में बेहद कम होगा मुझसे, आधी उम्र का बालक है, लेकिन कविता में मुझसे 1000 गुना बड़ा व्यक्ति है। मंच पर एक से एक कविता के बड़े लोग हैं। एक पंक्ति कविता अगर समझ में आ जाए तो आज की रात में आपकी वो तालियां सुनना चाहता हूं जिसके लिए पूरी यात्रा की है। सुनिएगा। क्या सोचा था क्या पाया, क्यों मोबाइल दिलवाया। अब पापा पछताते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन उस मोबाइल की अब भी किस्त चुकाते हैं। अरे कितनी कीमत और चुकानी बात समझ नहीं आती है, और दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मन एक कविता और मेरी वर्दियों पर, जब मेरी चॉइस आपको अच्छी लगी हो तो ताली बजा के बताइए। और एक बहुत श्रेष्ठ गीत मैं आपको और सुनवाना चाहता हूँ, छोटा सा गीत है, वो गीत सुदीप भोला की पहचान है, मैं सुना देता हूँ। देखिए मैं इन दिनों एक वाक्य बोलता हूँ, मुझे कहीं मौका मिलता है तो, भगवान राम हमारे देवता हैं, हम सनातनी हैं तो मानते हैं कि भगवान राम हमारे रक्षक देवता हैं, भगवान कृष्ण हमारे रक्षक देवता हैं, लेकिन मैंने कभी देखे नहीं है। मैंने ना भगवान राम देखे ना भगवान कृष्ण देखे, लेकिन मैंने अपने जो रक्षक देवता देखे हैं, ये वो फौजी हैं जो वर्दी पहनकर सीमा पर खड़े हैं, ये हमारे रक्षक देवता हैं। उनके सम्मान में एक रचना मैं सुदीप भोला से आपको सुनवा रहा हूँ। मैंने जिस दिन पहली बार सुनी थी मैं थ्रिल हुआ था उसको सुनकर, और सुदीप भोला को जितनी भी शुभकामनाएं बधाई दी जाए वो कम है।
एक बहुत श्रेष्ठ कविता आप सुनिए, बहुत मैं सुना। थोड़ी देर बाद भोजन की मैं जानता हूँ एक कविता मैंने सब लोग नंबर 1 भोजन बिना किए कोई ना जाए, प्रेमी परिवार की ओर से ये 125वीं वर्ष में ये मैंने प्रस्ताव रखा था कि हम कवि सम्मेलन पर भोजन रखना बंद कर दें, क्योंकि जैसा भोजन हम खिलाते हैं वो ऐसा भोजन, उससे भी अच्छा भोजन आप अपने घरों में सब रोज खाते होंगे, वो जो पैसा बचे वो भी कुछ गरीब बच्चों के काम आ जाए। लेकिन अजय प्रेमी ने इस बार मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। उसने कहा ये 125वां वर्ष है, इस बार तो हम बहुत अच्छा भोजन खिलाएंगे, आपकी बात पर आगे कभी विचार कर लिया जाएगा। तो सब भोजन लेकर जाइए, मेरा निवेदन है कि बिना भोजन के कृपया कोई भी न जाए। और इससे गीत सुने, मैं उसके बाद एक छोटी कविता आप चाहेंगे मैं भी सुनाऊं? अरे कोई तो कह दो कि आप मत सुनाओ। अरुण वशिष्ठ जी हमारे कॉलेज के समय से नेता हैं। मुझे वो दिन भी याद है, अरुण वशिष्ठ जी जब मैं सुनाता था कविताएं, जब पढ़ता था तो आप कहते थे सुनानी है तो चाय पिला, और मैं पिलाता था। कई बार कहते थे समोसा भी खिला, मैं समोसा भी खिलाता था। उसके बाद कहते थे अब मत सुना, टेस्ट खराब मत कर चाय समोसे का। अब आपको सामने बैठ के सुनना पड़ रहा है, मैं क्या करूं? लेकिन आप आते हैं, सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है। श्रद्धेय वासुदेव जी का हमारे ऊपर आशीष, उनका आशीष का हाथ हमको ऐसा लगता है कि बड़ी कोई छतरी हमारे आशीषों की हमारे सर पर है। ज्ञान भाई ने हमारा सम्मान स्वीकार कर ज्ञान दीक्षित जी ने हम पर उपकार किया, मैं उनका भी बहुत आभार मानता हूँ। और सुदीप भोला वर्दियों वाली कविता सुनाएंगे, फिर हम राम अवतार जी से पुनः मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि वो 2 मिनट के लिए हमारे मंच पर आ जाए। ये ट्रस्ट आप द्वारा संचित है, आप द्वारा पोषित है। आपने जितना इस ट्रस्ट को दिया है, मैं और अजय प्रेमी कई बार सोचते हैं कि हमारा आपका कोई रिश्ता नहीं, कोई संबंध नहीं, बिना जाने पहचाने इतनी मदद करने वाला मुझे दुनिया में कभी कोई मिला नहीं। अभय जी और हम तो कई बार हम सोचते हैं ट्रस्टी बढ़ाते हैं अपने ट्रस्टी, तो हम आपको हमको विचार करते हैं कि हमारे ट्रस्ट के ट्रस्टी आप बन जाएं, क्योंकि हम तो कल नहीं रहेंगे। तो ये ट्रस्ट किसी तरह चलता रहे, ये अलग विषय है। मैं सुदीप भोला से निवेदन करूंगा वो वर्दी वाली कविता सुनाए। कोई उठे नहीं कृपया, अंतिम 10 मिनट का मामला है। 2 मिनट सुदीप भोला की कविता जी। अच्छा सुनो, ये अरुण वशिष्ठ जी जिनका फोन आ रहा है उनसे कहो कि जो कष्ट हम पा रहे हैं तुम भी सुनो, वो कष्ट तुम भी पाओ। फोन जागरण का फोन है, हरिओम जी की कविता भी हुई कि नहीं होने वाली है। फोन पे एक हमारे बड़े कोई व्यक्ति हैं, वो उन्होंने पूछा कि हरिओम जी का नंबर आया कि नहीं आया। इसे कहते हैं बुद्धिमान श्रोता। बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। ये गीत मैंने जब लिखा था तब किसी एक नेता ने एक वर्दीधारी को बहुत अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा था। मैं वो शब्द भी नहीं बोल सकता अपने मुंह से। और ये वो समय था जब जम्मू कश्मीर में हमारे सैनिकों के गालों पर थप्पड़ मारे जा रहे थे। तब आक्रोश बस मैंने लिखा था। उस कविता का आदेश है, मैं समर्पित करता हूँ, आप लोग सुन लीजिएगा। वर्दियां 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 ये वर्दियां, सैनिकों की वर्दियां, सिपाहियों की वर्दियां। आप लोग थक गए क्या? तो तालियों ताल के साथ, आनंद के साथ सुनिए। वर्दियां 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 ये वर्दियां, सैनिकों की वर्दियां, सिपाहियों की वर्दियां। जो वतन के वास्ते खून से सनी रही, रेश 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 देश के लिए बनी रही। आन बान शान स्वाभिमान की धनी रही, आन बान शान स्वाभिमान की धनी रही। तन हुए थे खाक फिर भी खाकियां तनी रही, तन हुए थे खाक फिर भी ये खाकियां तनी रही। जोड़ती रही वतन, जोड़ती रही वतन, जोड़ती रही वतन, उड़ा के अपनी धज्जियां। वर्दियां 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 ये वर्दियां, जो वतन के वास्ते
एक नन्ही सी परी आई, अभी नन्ही सी बच्ची आई, उसने कविता पढ़ी इस मंच पर, और जो बात मैंने देखी शायद किसी ने गौर किया हो नहीं, वो बिटिया आई, 5वीं पीढ़ी की बिटिया आई, जूते वहां उतार के इस मंच पे चढ़ी। ये है मंचों का संस्कार। और मेरी छोटी बहन कविता, जिन्होंने कहा कि एक वेब सीरीज में बदतमीजी से दिखाए ये कवि सम्मेलन, मैं चाहता हूँ आज के कवि सम्मेलन की पूरी वीडियो वो लोग देखें, उनको पता चले कि कवि सम्मेलन गालियाँ देने का कोई मंच नहीं है, कविता स्थापित करने वाला मंच है, राष्ट्र के प्रहरियों का गुणगान करने वाला मंच है। सुनिएगा। जो वतन के वास्ते कैसे त्योहार मनाते हैं, जल गए चराग से, उड़ गए गुलाल से। देखिए, या तो सब बजाओ या तो कोई मत बजाओ। अरे जल गए चराग से, उड़ गए गुलाल से, होलियां दिवालियां मनाई किस कमाल से, गोलियों की बारिशों में अड़ गए जो ढाल से, गोलियों की बारिशों में अड़ गए जो ढाल से, बर्फ पर डटे रहे जो खून के उबाल से, बर्फ पर डटे रहे जो खून के उबाल से। उनके लिए गर्मियाँ, उनके लिए गर्मियाँ, उनके लिए गर्मियाँ, क्या उनके लिए सर्दियाँ, वर्दियाँ वर्दियाँ वर्दियाँ, ये वर्दियाँ जो वतन के वास्ते। एक घटना घटी, हमारी बहन कमलेश कुमारी का जब शहादत हुई संसद पर होने वाले हमले में, तब वो एक बेटी खड़ी हो गई संसद के सामने। इस भारत माता की जो आन बान शान हमारे देश की संसद पे, उस पे होने वाला हमला नाकाम कर लिया, पूरी गोलियां सीने पे। उस बहन को मैं जब भी कविता सुनाता हूँ याद करता हूँ, समर्पित करता हूँ। सुनिएगा। वर्दियाँ वर्दियाँ वर्दियाँ, ये वर्दियाँ जब वतन की आबरू पे चल रही थी गोलियाँ, जब वतन की आबरू पे चल रही थी गोलियां, जब सदन में बैठ आप कांपते रहे मियां, तब ये वर्दियां खड़ी थी तान करके छातियां, तब ये वर्दियां खड़ी थी तान करके छातियां, और आज आप दे रहे हैं उनको गालियां, और आज आप दे रहे हैं उनको गालियां। वर्दियों से ही बच। अगली पंक्ति में तालियों का थप्पड़ दिखाना मुझे कैसे मारा जाता है। वर्दियों से ही बची, वर्दियों से ही बची, वर्दियों से ही बची हैं आपकी ये कुर्सियाँ, वर्दियाँ वर्दियाँ वर्दियाँ, ये वर्दियाँ जो वतन के वास्ते। कविता का समापन करता हूँ, आखिरी अंतरा सुन लीजिएगा। ये दृश्य हम मेरठ से ज्यादा किसने देखा होगा, एक बार वही दृश्य आपके मेरठ में सुना करके स्थान में। वर्दियाँ 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 ये वर्दियाँ के दाहिनी कलाई पर है गांव भर की राखियाँ। आपने सिद्ध किया। दाहिनी कलाई पर है गांव भर की राखियाँ, दाहिनी कलाई पर है गांव भर की राखियाँ, बाईं जेब में रखी है बेटियों की चिट्ठियाँ, ओढ़ कर तिरंग जा रही है देशभक्तियाँ, ओढ़ कर तिरंग जा रही है देशभक्तियाँ, कोई क्या मिटाएगा शहादतों की हस्तियाँ, कोई क्या मिटाएगा शहादतों की हस्तियाँ। अब कभी लगाएंगे, अब कभी लगाएंगे, अब कभी लगाएंगे, अब कभी लगाएंगे न छुट्टियों की अर्जियाँ। वर्दियाँ 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 वर्दियाँ। एक बार दोनों हाथ उठाएं सब, जोरदार तालियों से स्वागत करें सम्मान। जो वतन के वास्ते खून से सजी रही, रेस 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 देश के लिए बनी रही, आन बान शान स्वाभिमान की धनी
तनी रही, तन हुए थे खाक फिर भी खाकियाँ तनी रही, जोड़ती रही पतंग उड़ा के अपनी धज्जियाँ, वर्दियाँ 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 ये वर्दियाँ, बेटियों की वर्दियाँ, भाइयों की वर्दियाँ। बहुत देखिए, बहुत कम समय हम आपका और लेंगे, फिर भोजन लगभग तैयार हो ही रहा होगा। जाने वालों से मेरा निवेदन है कि 10 मिनट का समय दान हमको, ठीक? मैं भी यूं ही कह रहा हूं। मैं श्री राम अवतार जी को बहुत बहुत विनम्रता से, बहुत हम आप चाहे मैं जान, हो सकता है मैं अनाधिकार कर रहा हूँ, हो सकता है ये सब आपको बुरा लग रहा हो, लेकिन हम सिर्फ एक बार आपको अपने बीच बुलाना चाहते थे कि हम आपके दिए पैसे का कोई गलत उपयोग तो नहीं कर रहे। मैं तो अजय भैया से कह रहा था कि एक बार सारे उन गरीब बच्चों का लेखा जोखा भी आपको दिखाया जाए, जिन गरीब बच्चों की हम मदद कर पाने में सफल हुए हैं या हम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे दो ही उद्देश्य हैं, ये साहित्यिक समारोह और गरीब बच्चों की मदद। जब मैं बीमार था तो मैं कई बार ये सोचता था कि हो सकता है मैं ना बचूं तो जो कर रहे हैं वो अच्छा काम मुझसे रह जाएगा, बाकी तो सबको जाना ही है, सबको जाना ही पड़ेगा। लेकिन अजय से मैं कई बार तय करता हूँ कि देखो भैया, आप जितना हमें लगता है कि हम इतने दिन और जिएंगे, उतने समय में जो पैसा इतना हमको दानदाताओं ने दे दिया है, इसको खर्च कर दो। आधा गरीब बच्चों पर खर्च कर दो और आधा साहित्यिक समारोह पर खर्च कर दो। बाद में कौन चलाएगा नहीं चलाएगा, झगड़े होंगे नहीं झगड़े होंगे। इस कार्यक्रम को करने में हमारे अजय प्रेमी जी, सब उनके अकेले व्यक्ति की मेहनत है। अजय, नौचंदी में आजकल पटेल मंडप में कार्यक्रम चल रहे हैं, किसी भी कार्यक्रम में हम इतने लोग नहीं जुटा पाए जितने लोग यहाँ बैठे हुए, किसी भी कार्यक्रम में। मैं उस कमेटी का मेंबर हूँ। ये हाल देखने के बाद मैंने निर्णय किया है कि मैं जीवन में कभी भी, जब तक जिंदा रहता हूँ, नौचंदी की कमेटी में नहीं रहूंगा और नौचंदी के कवि सम्मेलन का संयोजक नहीं बनूंगा। 23 जुलाई को चंद्रशेखर आजाद का जन्मदिन है। मैंने कमेटी से, प्रशासन से कवि सम्मेलन चंद्रशेखर आजाद के जन्मदिन पर मांगा। 23 जुलाई को मेरा नौचंदी में होने वाला मेरे संयोजन में अंतिम कवि सम्मेलन है। आप सबसे मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, असुविधा होगी, पार्किंग दूर होगा, मौसम खराब होगा, फिर भी अगर हो सके तो 23 जुलाई को नौचंदी में मेरे आयोजन को, मेरे संयोजन के कवि सम्मेलन को सुनने आ जाइए। आपको 7 बड़े कवियों को मैं उसमें सुनवाऊंगा, जिसका बजट भी थोड़ा बड़ा है। अगर आप में से कुछ लोग भी आ जाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि नौचंदी में जो कार्यक्रम हो रहे हैं, मंच पर 20 लोग होते हैं और सामने 15। ये मैं खुद एक कार्यक्रम में गया था, मैं मंच पे था 20 में और सामने 15 श्रोता थे। इतने श्रोता नौचंदी के किसी भी कार्यक्रम में नहीं आए। इसलिए मेरा अनुरोध है, निवेदन है, विनम्र आग्रह है कि 23 जुलाई को रात्रि 8 बजे नौचंदी के पटेल मंडप में एक कवि सम्मेलन सुनने आइए, जो मेरे संयोजन का अंतिम कवि सम्मेलन है नौचंदी का। बाकी मुझे कोई बुलाएगा तो जाऊंगा, नौचंदी वाले बुलाएंगे तो जाऊंगा। हम श्रद्धेय, मेरे मुंह से छोटे भाई नाराज भी हो सकते हैं, मुझे कभी भाई साहब नहीं कहने देते तो मैंने उनको भैया जी कहना शुरू किया है। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि हमारे मंच पर उनके 2 शब्द हमारे ट्रस्ट को मिला, उनका आशीर्वाद ही होगा। आप उनके सम्मान में एक बार, मेरे अनुरोध पर एक बार और ताली बजा दीजिए। आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई बाहर का, दिल्ली का एक व्यक्ति जिससे मेरा परिचय भी नहीं था, मुझे कब से उन्होंने सुना होगा मैं नहीं जानता, वो इतना पैसा मेरे ट्रस्ट को दे दे और देता रहे और हर साल देता रहे और बिन मांगे देता रहे। मेरे लिए ये व्यक्ति देवदूत जैसे हैं। मैं उनका मन से, श्रद्धा से आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ और अपने मंच पर उनका स्वागत करता हूँ और उनके आशीष वचन सुनना चाहता हूँ।